देन वी टॉक्ड अबाउट नेटवर्क आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में क्या क्या रहता है? आर्किटेक्चर में एक्चुअली क्लाइंट एंड पीयर टू पीयर, और दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है? क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर देयर। जी बिल्कुल। ओके। सो पीयर टू पीयर के अंदर दोनों नेटवर्क, दोनों कंप्यूटर्स जो है सेम लेवल पे है। हाँ दोनों की हाँ। कंप्यूटेशनल पावर सेम भी हो सकती है। और ये हम्म आपस में रिसोर्स शेयरिंग के लिए दोनों एक ही लेवल पे रहते हैं। एक क्लाइंट बन जाता है, एक सर्वर बन जाता है, और हाँ। आपस में इंटरचेंज ये वाला रोल कर सकते हैं। बट क्लाइंट सर्वर मॉडल में एकदम क्लियर रहता है कि क्लाइंट एक नॉर्मल क्लाइंट रहता है, सर्वर थोड़ा सा बेटर कंप्यूटर रहता है। उसकी हम्म कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा होती है, और वो हायर लेवल पे रहता है क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर। हम्म। इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि हम नेटवर्क क्यों बनाना चाहते हैं, इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। और हम्म। सो हमने डिस्कस किया था पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में, जो सबसे हम्म पास में रहता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे लिखे हुए। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम्म। यूएसबी, ब्लूटूथ, एनपीसी, एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन एंड एनएफसी। एनटीपीसी। लोकल एरिया नेटवर्क जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, उसके एग्जांपल हैं होम के अंदर लगा हुआ है, स्मॉल बिजनेस स्मॉल ऑफिस के अंदर लगा हुआ हम्म है। जनरली केबल से कनेक्टेड रहता है, या वायरलेस टेक्नोलॉजी से। हमारे हाँ। डिवाइसेस सेम सबनेट पे, सेम लैन नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड रहते हम्म हैं। सेम लैन जब वायरलेस के ऊपर होता है तो उसको वायरलेस लैन कह देते हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। हम्म सिमिलरली कैन हो जाता है जब थोड़ा सा एरिया बड़ा हो गया। हम्म सिटी बन जाती है तो मैन हो जाता है, और हम्म। वर्ल्ड ओवर के लिए मैन हो जाता है। वाइल। इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम डिस्कस कर रहे थे वो थे हमारे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, बिकॉज यही हम्म चीज़ें प्रोटोकॉल्स को ही हैक करते हैं हैकर्स। तो इनकी हम्म समझ, और किस लेयर पे काम करते हैं, क्या प्रोटोकॉल से क्या हम अचीव करते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए होना साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। सो नेटवर्क के अंदर फिजिकल कनेक्शन रहती है, जिसके अंदर हम और फिजिकल, लॉजिकल कनेक्शन। हाँ। चाहे केबल से कनेक्टेड हो चाहे वायरलेस मीडिया से हो, बट देर हैव टू बी सम कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस फिजिकली, देन ओनली द फ्लो ऑफ डेटा कैन हैपन। और जब फिजिकल कनेक्टिविटी हो जाती है तो लॉजिकल कनेक्शन से हम बाकी चीज़ें मैनेज कर पाते हैं, जैसे सेशन मैनेजमेंट, इंक्रिप्शन उसके ऊपर, ऑल हम्म दोस थिंग्स, किस तरह आपकी फाइल होगी, कब कैसे कैसे पैकेट्स ट्रांसमिट होंगे, कैसे पैकेट्स डिवाइड होंगे। ये सारी की हम्म सारी चीज़ें जब एक बार फिजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, हम लॉजिकली इजीली डेटा ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज कर पाते हैं। हम्म। सो प्रोटोकॉल का होता है मतलब हाउ डू द कंप्यूटर्स टॉक। वो वही लैंग्वेज में रहेंगे तो जो भी बात हम बोल रहे हैं वो समझी जाएगी। अगर वो सेम प्रोटोकॉल में सेम लैंग्वेज में नहीं बात करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी, लॉस ऑफ डेटा होगा, जिसकी वजह से हमें हमारे नेटवर्क पे जो इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं वो कम्प्लीटली करेक्टली नहीं पहुंच पाएगी। सही। एकदम ठीक। सो वी हैव अंडरस्टूड देयर आर टू लेयर्स, फिजिकल एंड लॉजिकल। फिजिकल लेयर के अंदर जनरली वी आर यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस, लाइक इन केस ऑफ लैन वी आर यूजिंग RJ45 पोर्ट, और वो वहाँ से हम्म कनेक्ट होता है। जो वाईफाई रहता है तो हम वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन करके वाईफाई एक्सेस कनेक्टिविटी ले लेते हैं। और हम्म लॉजिकल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स रहते हैं, जैसे कि वेब कम्युनिकेशन में हम HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल यूज़ कर लेते हैं TCP/IP के ऊपर। और हम्म
ईमेल में POP3, SMTP या IMAP प्रोटोकॉल्स यूज़ कर लेते हैं। फाइल ट्रांसफ़र के लिए FTP या SFTP यूज़ कर लेते हैं। देन हमने थोड़ा सा OSI मॉडल के बारे में अंडरस्टैंड किया था कि 1997 के अंदर ये जो मॉडल था ये सेटअप किया गया था। एक कंसेप्ट था ये, इसको इन्होंने डिज़ाइन किया था ISO ने 1977 के अंदर। एंड इसको रेफरेंस लेकर जो रियल वर्ल्ड TCP/IP जो है वो बना है, एंड दिस इज जस्ट अ रेफरेंस मॉडल। इसके अंदर 7 लेयर्स हैं जिनको हम अपर लेयर एंड लोअर लेयर्स में कह सकते हैं। जो लोअर लेयर्स हैं उन्हें मीडिया लेयर्स कहते हैं और ऊपर अपर लेयर्स को होस्ट लेयर कहते हैं। The 7 layers are physical, data link, network, transport, session, presentation, application। इसको याद रखना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसके फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इसी सीक्वेंस में होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो अभी हम एप्लीकेशन लेयर पे हैं दोनों, जब हमारा एप्लीकेशन खुला हुआ है, और धीरे धीरे ये डेटा इंफॉर्मेशन नीचे फ्लो होते 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 फिजिकल लेयर तक जाएगी, फिर ट्रांसमिशन होगा इसका, दूसरे नेटवर्क कंप्यूटर पे रिसीव होगा, एंड अगेन ऊपर एप्लीकेशन लेयर तक वो डेटा जाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न वाई द नॉलेज ऑफ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनके निमोनिक्स भी हैं। प्लीज़ डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज़्ज़ा अवे। अगर हमें याद करना है तो फर्स्ट लेटर निमोनिक है, प्लीज़ डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज़्ज़ा अवे। तो ये इस पैटर्न पे ये हम 7 लेयर याद कर सकते हैं। तो इसकी बात कर रहा था मैं, जब हम दो कंप्यूटर्स में बात कर रहे हैं तो इस तरह लेयर बाय लेयर द कम्युनिकेशन और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ डेटा इज हैपनिंग बेस्ड ऑन द रेफरेंस मॉडल। TCP/IP मॉडल जो इस समय हम यूज़ करते हैं वो इम्प्लीमेंट हुआ है, और OSI मॉडल की 7 लेयर्स को कुछ को मर्ज करके 4 लेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। First 2 layers have become networking layer, internet layer, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। बाकी जो ऊपर की 3 लेयर थी ये मर्ज होके ट्रांसपोर्ट लेयर बन गई। तो ये सात चारों लेयर्स जो हैं ये TCP/IP मॉडल पे आते हैं, और इनके अंदर फर्दर वी रनिंग सम प्रोटोकॉल्स ऑन टॉप ऑफ द TCP/IP मॉडल, ताकि हम प्रॉपरली दे विदाउट एनी लॉस ऑफ डेटा अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर पाए। तो एप्लीकेशन लेयर में जनरली एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स चलते हैं, जैसे कि आपके HTTPS जिसके ऊपर वेब पेज बना हुआ है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसमें फाइल ट्रांसफ़र हो जाती है, POP3, SMTP इसमें ईमेल चलता है। तो आपके एप्लीकेशन, जो भी हम एप्लीकेशन ईमेल यूज़ करते हैं, जूम यूज़ करते हैं, फाइल्स ओपन और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको जो सपोर्ट करने वाले प्रोटोकॉल्स हैं ये एप्लीकेशन लेयर पे लगे हुए होते हैं। उसके नीचे जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या यूनिवर्सल डेटाग्राम, TCP और UDP ये पैकेट्स को ट्रांसमिट करती है, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैकेट्स, जो पैकेट्स बन जाते हैं नेटवर्क पे जाने के लिए। ये वाला प्रोटोकॉल जो है कनेक्शन लेस या कनेक्शन ओरिएंटेड। अगर कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड को मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए कि ये कनेक्शन को सपोर्ट करने के लिए ये हम 2 प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, और इंटरनेट प्रोटोकॉल करेक्ट जगह पे पहुंच सके। IP और ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, मैंने आपको बताया था कि आज की क्लास में मैं वो कवर करूंगा। जो मैक को यूज़ करके हम यूज़ करते हैं वो होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो 2 नेटवर्क्स के बीच में डेटा भेजने के लिए हम यूज़ करते हैं। लेयर 3 के ऊपर चलता है ये, अगर हम किसी OSI मॉडल की बात करें, और ARP चलता है लेयर 2 के ऊपर। एंड देन द लास्ट वन इज द नेटवर्क इंटरफेस लेयर, जो फिजिकल कनेक्टिविटी के प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे ईथरनेट हो जिसको हम लैन भी बोल देते हैं, या फिर टोकन रिंग या बाकी जो चीज़ें होती थी उसको यूज़ करके हम फिजिकल कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करते हैं। सो हमारा जो ये लेयर्स हैं ये एक
मॉडल के ऊपर बेस्ड है, जिसको हम टीसीपी आईपी बोल देते हैं, जो इंटरनेट होता है। उस मॉडल के ऊपर अलग अलग लेयर्स के ऊपर अलग अलग प्रोटोकॉल सपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को, ताकि हमारा इनकम द लॉस ऑफ डेटा ना हो, सिक्योरिटी डेटा की बनी रहे। राइट सर। यस। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे एप्लीकेशन लेयर के 3 लेयर्स को मर्ज हो गए हैं, एप्लीकेशन, हम्म प्रेजेंटेशन एंड सेशन। एंड हमारे फर्स्ट टू नीचे में जाके देखेंगे तो फर्स्ट 2 लेयर्स मर्ज होके नेटवर्क लेयर बन गए हैं। नेटवर्क को हम इंटरनेट बोलने लगे हैं और ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट ही बोलते हैं। हम्म तो हम थे सबसे नीचे जाओ, सबसे नीचे, दैट इज़ अ फिजिकल लेयर और द नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर पे हमारा एक लगता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये हार्ड वायर्ड कार्ड होता है जो हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होता है। और हम्म इस कार्ड के ऊपर एक कंपनी के साइड से ये एक यूनिक एड्रेसिंग स्कीम होती है, दैट इज द मैक एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर कार्ड और योर कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस। और ये चेंज नहीं हो सकता, ये सेम रहता है। इसको बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इस कार्ड के जो एड्रेस की ये खास बात ये है कि ये 48 बाइट्स का होता है, और बिट्स का होता है, 6 बाइट्स का होता है, 2 to the power 6 विच इज इक्वल टू 48 बिट्स का होता है। एंड यूजुअली हम इसको हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। सो देयर आर 1 2 3 4 5 6 हेक्साडेसिमल के अंदर हम इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या कोलन लगा देंगे या डैश लगा देंगे, लेकिन ये ऐसे 6 डिजिट्स होंगे जो कि असाइन होंगे। इसके जो पहले 3 डिजिट्स हैं या पहले 3 जो पार्ट हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, वो एक पर्टिकुलर वेंडर स्पेसिफिक होते हैं। जैसे डेल ने बनाया या एचपी ने बनाया तो उनको ये हम्म पहले 3 डिजिट असाइन हो गए होंगे, और लास्ट के जो 3 होते हैं ये ही जो होते हैं ये वेरिएबल होते हैं, हर एक का डिफरेंट होगा और सेम वाले नहीं हो सकते, नहीं होने चाहिए। हम्म सो 48 को 2 से डिवाइड करेंगे, 24 निकलेगा। लास्ट 3 बाइट्स दैट इज 24 बिट्स आर यूजुअली असाइंड सिक्वेंशियली इन यूनिक नंबर्स। और 2 to the power 24 यानी 6 क्लोज टू 6.7 मिलियन यूनिक एड्रेसेस, यूनिक डिवाइसेस हम सपोर्ट कर सकते हैं मैक एड्रेस के हिसाब से। ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद हम एक आते बार। हैं 3 पे, आईपी एड्रेस के ऊपर। आईपी एड्रेस में अभी 2 वर्जन चल रहे हैं, एक है वर्जन 4, वर्जन 6। क्यों वर्जन 1 और वर्जन 2 नहीं है? बनाने वाले ने ऐसे ही बनाया था, एक्चुअली इसका कोई लॉजिक नहीं है। एक ने बोल दिया वर्जन 4 है, शायद उसको क्या रीज़न रहा था वाई इट इज़ कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इवन इट्स अ हिस्ट्री, बट इट वॉज वर्जन 4। एंड देन अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वर्जन 6 चल रहा है। नॉर्मली जो आईपी स्कीमा हम निकालते हैं और अभी भी हम निकाल रहे हैं वर्जन 4 पे ही निकाल रहे हैं। ज़रूरत क्यों पड़ रही है वर्जन 6 पे जाने की? क्योंकि आईपी सैचुरेशन हो गया है, इतने डिवाइसेस हो गए हैं कि उतने आईपीस को हम सपोर्ट नहीं कर पा रहे, और अब हमें ज़रूरत पड़ रही है कि हम वर्जन 6 पे चले जाएं ताकि हम ज़्यादा डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकें। दैट इज़ द रीज़न वाई देर इज़ अ रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ वर्जन 4 to 6 इज़ की वर्जन 6 जो है इसमें सिक्योरिटी भी ज़्यादा अच्छी है वर्जन 4 के कंपैरिजन में। वर्जन 4 जब बना था तो सिक्योरिटी का इतना ध्यान नहीं रखा गया था, बट वर्जन 6 के अंदर रखा गया है। तो दीज आर द 2 रीजन्स वाई IP 4 और 6 के अंदर हम माइग्रेट करना चाह रहे हैं। अभी तक इतना कोई वर्जन 6 की क्राइसिस नहीं आई है, बट सूनर और लेटर जैसे जैसे डिवाइसेस बढ़ते जा रहे हैं देर विल बी अ टाइम कि IP 4 जो है ऑब्सलीट हो जाएगा एंड IPv6 विल बी द वन विच विल बी इन यूज। ये आईपी जो एड्रेस है ये लेयर 3 पे काम करता है। लेयर 3 इज नेटवर्किंग लेयर। ये डेटा लिंक जो है मैक मैक एड्रेस काम करता है, और लेयर 3 पे करता है IPv4। तो IPv4 का एग्जांपल है 192.168.0.1, एंड लेयर 6 का ये एग्जांपल है। ये लंबा सा एड्रेस रहता है। IPv4 तो फिर भी आप याद कर सकते हैं, बट लेयर 6 का आईपी एड्रेस याद करना इम्पॉसिबल है।
So when we compare IP address with MAC address, द फर्स्ट डिफरेंस इज कि कौन सी लेयर पे काम करता है। आईपी एड्रेस जो है लेयर 3 पे काम करता है, विच इज द विच इज द नेटवर्क लेयर, एंड मैक एड्रेस जो है लेयर 2 पे काम करता है, विच इज द डेटा लिंक लेयर। ये फिजिकल लिंक के साथ रहता है, इट कैन नॉट बी चेंज। एंड द अदर डिफरेंस इज दैट द IPv IP address is a logical address. It can be changed. It is assigned by DHCP server. Whereas a MAC address जो होता है ये उसके ऊपर फिक्स्ड रहता है। कौन असाइन करता है आईपी एड्रेस? ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करता है, DHCP सर्वर असाइन करता है, और मैक एड्रेस जो है बर्न रहता है। इट अलाउज नेटवर्क टू नेटवर्क कम्युनिकेशन। हम इस सबनेट के ऊपर अभी नेक्स्ट उसी के ऊपर जाने वाले हैं कि सबनेट क्या होता है और नेटवर्क टू नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या होता है। और जब हम सेम सबनेट पे होते हैं तो हमें मैक एड्रेस का इस्तेमाल लगता है, जिसके अंदर सारे एक नेटवर्क पे कनेक्टेड जो डिवाइसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ, उसके लिए मैक एड्रेस यूज़ होता है। आईपी एड्रेस को हम कहते हैं वैन कम्युनिकेशन के लिए, और मैक एड्रेस को यूज़ होता है लैन कम्युनिकेशन के लिए। लैन कम्युनिकेशन अगर आपको दिमाग में आए तो याद रखिएगा कि आपका मैक एड्रेस यूज़ होगा, और जब आप दो नेटवर्क्स के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो राउटर लगेगा, और जब राउटर लगता है तो आईपी एड्रेस यूज़ होता है। तो बिफोर वी मूव ऑन टू दैट नेटवर्क वाला थिंग, लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट कम्युनिकेशन के चैनल क्या क्या होते हैं, या किस टाइप की कम्युनिकेशन होती है, या उसके हार्डवेयर किस तरह के होते हैं। यहाँ से हम आई थिंक आज से हम ये फ्रेश टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको याद है जो मतलब आपने नोटिस किया होगा पिक्चरों में दिखाया करते थे कि पहले ज़माने के फ़ोन होते थे वो जो मिलिट्री वाले यूज़ करते थे, जिसमें वो हाथ से ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, मैग्नेटिक उसमें चार्ज करेंगे, फिर एक बंदा बोलेगा हेलो, फिर दूसरा बंदा सुनेगा, फिर वो ओवर बोलेगा, फिर वो बटन दबाएगा। तो एक टाइम पे एक ही बंदा बोल सकता था, या तो आप बोल पाओगे या सुन पाओगे, एक साथ दोनों काम नहीं कर पाओगे, राइट? राइट। है सर? राइट। आपने खुद कभी ऐसा कभी फोन यूज किया है जिसके अंदर एक टाइम पे एक ही तरह से बात कर पाए? नहीं 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 नहीं। हाँ, हमने नहीं देखा है लेकिन जब पहले फोन का हुआ था तब सिंप्लेक्स होता था, या तो आप बोल पाओगे या सुन पाओगे, दो चैनल नहीं होते थे। तो दो चैनल नहीं होते थे, लेकिन अब हमारे पास दो चैनल हैं, हम साथ में बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, एज फार एज द नेटवर्क इज कंसर्न। हमारा हम्म। वॉइस डेटा जा रहा है, और एज वेल एज हम मतलब वॉइस डेटा के वी कैन हियर ऑल्सो एंड स्पीक एट द सेम टाइम फोन के अंदर, है ना? तो ये रहता है व्हाट इज द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, इज इट फुल ड्यूप्लेक्स और हाफ ड्यूप्लेक्स? हाफ ड्यूप्लेक्स में यू कैन सेंड एंड रिसीव डेटा बट नॉट एट द सेम टाइम, एक हम्म। साथ नहीं कर पाएंगे, ओवर बोलते रहना पड़ेगा, ओवर करा ये किया। और फुल ड्यूप्लेक्स के अंदर यू कैन सेंड एंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली, जो ऊपर एरो बना हुआ है उसके बेसिस पे। आप ओ, अभी अपनी ड्यूटी करके आ रहे हो कि इसके बाद जाओगे? क्या? अभी ड्यूटी से सर आ गए हो कि उसके बाद जाओगे आप? नहीं नहीं, गर्मी है अभी। अच्छा, इसके मतलब 9 बजे के बाद आपका ड्यूटी स्टार्ट होगा? नहीं नहीं, आज छुट्टी है, सुबह करके आए हैं। अच्छा अच्छा मॉर्निंग। अच्छा अच्छा। ओके ओके ओके। तो ओके सर, कोई फ्रेश हो ना नहीं आप? कोई प्रॉब्लम नहीं ना आपको? ठीक लग रहा है ना? नहीं 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 हाँ, ठीक है नहीं। सर। नेटवर्क ट्रांसमिशन टाइप, सो इस तरह से ट्रांसमिशन होता है, या तो मल्टी यूनिकास्ट होगा, या मल्टीकास्ट होगा, या ब्रॉडबैंड होगा, मतलब ब्रॉडकास्ट होगा, मतलब कि या तो यूनिकास्ट मतलब मैं हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, एक बंदा एक बंदे से बात कर रहा है, तो यूनिकास्ट है, एक ही चैनल है। अगर हमारे साथ एक और बंदा ज्वाइन किया गया होता तो हम तीनों आपस में बात कर रहे होते, ऐसे 4 5 6 7, बट जो एंटिटीज हैं वो डिफाइंड हैं, मतलब कि यूजर्स डिफाइंड हैं। इन दैट सिनेरियो इट इज़ अ मल्टीकास्ट, मतलब एक बंदा मल्टीपल लोगों से बात कर रहा है, बट दे आर डिफाइंड पीपल, ऐसा नहीं कि भाई पता ही नहीं हमें। लेकिन ऑल इंडिया रेडियो का क्या होता है, उसको पता ही नहीं होता कि
कितने आदमी हैं, लेकिन वो बस ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है न्यूज़ को, जिसने पकड़ लिया पकड़ लिया। तो ब्रॉडकास्ट ऐसा है जिसके अंदर कितने रिसिपिएंट्स हैं हमें पता ही नहीं, हम आंख बंद करके बस बोले जा रहे हैं जोर जोर से लाउड स्पीकर पे। तो उसके अंदर जिसने सुन लिया उसने सुन लिया। तो ब्रॉडकास्ट इज समथिंग वेयर वन पर्सन इज जस्ट ब्लाइंडली ट्रांसमिटिंग एंड whosoever receives he receives. इन मल्टीकास्ट इट इज डिफाइंड कि ओके 5 पर्सन के बीच में है, 6 के बीच में है, मल्टीपल के बीच में है, लेकिन डिफाइंड है। और यूनिकास्ट बिटवीन वन, 1 to 1 बिटवीन 2 पर्सन ओनली। तो इस तरह की कम्युनिकेशन के हिसाब से, अलग अलग कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नेटवर्क की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। हम्म। सो इट इज बिटवीन 1 to 1 कंप्यूटर, यूनिकास्ट 1 to 1 डायग्राम के हिसाब से। मल्टी क्लास 1 to many, एक कंप्यूटर बहुत सारे कंप्यूटर से बात करेगा, लेकिन डिफाइंड है कंप्यूटर कौन कौन से हैं वो हमें पता है। और ब्रॉडकास्ट के अंदर वो बस अंधाधुंध ट्रांसमिशन मारता ही रहेगा मारता ही रहेगा। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इन भाई साहब का तो ध्यान, इस इन भाई साहब का तो टेक केयर हो गया, ये तो चिल्लाए जा रहे हैं, लेकिन ये चिल्लाए जा रहे हैं, दूसरे को टाइम ही नहीं मिल रहा बोलने का। हम्म। So because we need a network where we have to send and receive data, ऑल इंडिया नहीं है, हम हमें सेंड और रिसीव करना है। तो एक ही बंदा अगर चैनल के ऊपर जोर जोर से चलाता रहेगा तो इसको कब मौका मिलेगा। और इस केस के अंदर ये है कि ये आपस में बात कर पाएंगे, ये आपस में डिस्कस कर पाएंगे। और इस केस के अंदर ये जस्ट दो जने बात करें, बाकी लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज वो उस चैनल पे ही नहीं है। सो ये एक चीज़ रहती है जब हम नेटवर्क के बारे में डिस्कस करें तो। सो ईथरनेट एक फिजिकल प्रोटोकॉल है, लैन बोलते हैं हम, लैन केबल जिसको बोलते हैं, दैट इज ईथरनेट। और ये टीसीपी आईपी के ऊपर लगा हुआ एक प्रोटोकॉल है, लेयर 2 के ऊपर लगा हुआ, फिजिकल कनेक्टिविटी के ऊपर है। और ये इसके अंदर फिजिकल केबलिंग होती है, कनेक्टर लगते हैं, इक्विपमेंट की यूज होती है। और लॉजिकल में यानी कि नेटवर्क एक्सेस मेथड, दैट इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस के हिसाब से हम अपना डेटा ट्रांसमिट करते हैं। इतने डिटेल में हमें जाने की वैसे ज़रूरत है नहीं, बट सी एस एम में CD टेक्नोलॉजी यूज होती है जिसके थ्रू कोलिजन ना हो। मतलब एक आदमी चिल्ला रहा है और दूसरा भी चलाने लगेगा तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा, खिचड़ी पक जाएगी। तो कोलिजन अवॉइडेंस होता है कि हम कोलिजन ना होने दें, एक साथ दो जने ट्रांसमिट ना करें डेटा, वो अवॉइडेंस होता है। और कोलिजन डिटेक्शन का मतलब कि अगर ऐसा हो रहा है तो एक कोई डिवाइस होगी जो उसको डिटेक्ट करेगी और अवॉइड कर देगी। तो हमारा जो डेटा का कोलिजन है, जो ये भी पैकेट फेंक रहा है और ये भी पैकेट फेंक रहा है, तो आपस में टकराएंगे सेम चैनल पे। उस कोलिजन को हम या तो अवॉइड करते हैं या डिटेक्ट करते हैं। एंड करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, पर मल्टीपल लोग एक ही चैनल में किस तरह अपने आप को ट्रांसमिट करेंगे उसको मैनेज करने की ये टेक्नोलॉजी है CSMA CD, या करियर कोलिजन डिटेक्शन या कोलिजन अवॉइडेंस। तो अब हम बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज की। ये सारी हमारी कम्युनिकेशन के जो बेसिक्स थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। इसमें कोई क्वेश्चन सर, कोई आपके माइंड में ऐसी बात आ रही हो जो समझ ना आई हो, या आपको नहीं कोई। नहीं नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है, कोई नहीं। राइट सर। So now we are talking of physical and logical topologies and network topologies. So physical topologies are described as the placement of network devices and how they are physically connected. And logical topologies describe how data flow through networks will happen. कि data कैसे निकलेगा, फिजिकल में कैसे फिजिकली एक दूसरे से जुड़ेंगे, एंड लॉजिकल में डेटा का फ्लो किस तरह होगा। ये टोपोलॉजी, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होना हमारे माइंड में जब नेटवर्क मैनेजमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो देर आर सम वायर्ड नेटवर्क टोपोलॉजीज। जब हम वायर के साथ यूज करना चाहते हैं, उसके अंदर हम या तो रिंग बना देंगे या तो हम बस बना देंगे। बस कुछ नहीं है, बस के अंदर क्या रहता है, हर कंप्यूटर सीक्वेंस में जुड़ा रहता है, एक के हम्म। बाद एक जुड़ा रहता है। ये होती है बस टोपोलॉजी। इसके एडवांटेजेस क्या है, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड वाया अ वैम्पायर टैप और अ टी कनेक्टर।
टी कनेक्टर से हमने इनको जोड़ दिया. The terminators are required at both end of the cable to prevent single bounce and antiquated technology. Only one end device can be active at the network at a time. इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो इस अरेंजमेंट में एक टाइम पे एक ही आदमी ट्रांसमिट करे, नहीं तो यहाँ पे कोलिजन होना शुरू हो जाएगा. अगर इसने भी पैकेट फेंका और इसने भी पैकेट फेंका तो यहाँ हम्म, पे इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर कोलिजन हो जाएगा. तो ये इसकी डिसएडवांटेज है, एक टाइम पे एक ही बंदा ट्रांसमिट पैकेट कर. फिर से इन रिंग टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर फैशन. तो अब अगर मेरे को इससे और इससे बात करनी है और इसको इससे बात करनी है तो चैनल अवेलेबल है, मतलब ये दोनों आपस में अलग से बात कर सकते हैं, ये दोनों अलग से कर सकते हैं. बट हाँ, जब इसको इससे बात करनी पड़ेगी तो इसके थ्रू जा रहा है, तब इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे को नहीं बोलना बीच में. हम्म, देयर इज अ प्रॉब्लम इन रिंग स्टिल. अभी भी प्रॉब्लम पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हुई है, बट इससे बेटर है, इस सेटअप से तो बहुत बेटर है. एटलीस्ट ये दोनों पेयर अप करके आपस में बात कर सकते हैं. हम्म, चैनल जो है थोड़ा सा फ्री रहेगा. सो ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर फैशन. ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड to two other computers. Data travels from node to node with each computer handling data either unidirectional or bidirectional. Each device or node is in a ring. A ring generates the signal acting as a repeater. तो जब हम इधर से इधर बात करना चाहते हैं तो ये भाई साहब रिपीटर का काम करेंगे, ये यहाँ हमसे रिसीव करेंगे, सिग्नल को एनहांस करेंगे, यहाँ पे भेज देंगे, तो रिपीटर का भी काम करते हैं. फेलियर ऑफ द सिंगल नोड कैन टेक डाउन द इंटायर नेटवर्क. अभी अगर एक बंदा खराब हो गया तो ये जो है पूरा नेटवर्क कभी बैठ सकता है, बिकॉज जो है इसमें रिडंडेंसी की तो चांसेस नहीं है. सेम वे अगर यहाँ पे ये भाई साहब जो है अगर खराब हो गए तो ये दो से बात कर सकते हैं. तो इसके अंदर देयर इज अ एडवांटेज दैट वन नोड मे नॉट टेक डाउन द इंटायर नेटवर्क, बट यस वन ब्रेकेज ऑफ सिंगल लिंक कैन टेक डाउन द नेटवर्क. सेम वे हेयर, वन पर्सन नॉट परफॉर्मिंग, ये पूरा का पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा. इसका तोड़ हमने निकाला स्टार टोपोलॉजी के साथ. स्टार टोपोलॉजी में क्या हो जाता है कि ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइसेस, यूजुअली अ स्विच. तो अब हम सबसे पहले स्टार टोपोलॉजी इज द फर्स्ट टोपोलॉजी इन विच हम एक डिवाइस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम होता है स्विच. स्विच हमने जनरली अपने ऑफिस में देखा हुआ है. जब भी कंप्यूटर काम नहीं कर रहा होता सबसे पहले हम स्विच को ही दोषी ठहराते हैं. यार स्विच के अंदर प्रॉब्लम आ गई है, कंप्यूटर बैठ गया, या स्विच के अंदर कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम हो गया हो, तो नेटवर्क टीम वाले आते हैं और फटाफट स्विच के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और हमारा कंप्यूटर लैन पे चल पड़ता है. तो ऑफिस के जो स्विच लगे होते हैं, जो बड़ा सा एक डब्बा हमारे मोस्टली एक रूम के अंदर ऊपर लगा हुआ होता है, ये जो डिवाइस होता है ये बहुत काम करता है. ये इसके दो तीन अच्छे काम ये रहते हैं कि एक तो डिवाइस सेंड्स डेटा टू स्विच विच फॉरवर्ड्स टू अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन डिवाइस. तो अब ये चारों एक साथ ट्रांसमिट भी कर रहे हैं ना, तो ये इसके पास एक ऐसा मेथोडोलॉजी है कि ये कोलिजन अवॉइड कर देगा. ये क्या करेगा, इसको इसका ट्रांसमिशन जो है इसके पास आया, ये बोलेगा कि मुझे इस कंप्यूटर से बात करनी है, तो ये चुपचाप इधर पास कर देगा और ये इसको पास करता रहेगा. एट द सेम टाइम अगर ये दो भी बात करना चाह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनको ऐसे ऐसे आपस में पास करता रहेगा. एंड देर इज वेरी लेस कोलिजन विच इज हैपनिंग इन द नेटवर्क. इट्स अ पॉपुलर टोपोलॉजी इन टुडेज नेटवर्क. आज के टाइम की सबसे इम्पोर्टेंट लैन टोपोलॉजी है एंड लार्ज और स्मॉल नेटवर्क में यूज हो जाती है. सेंट्रल डिवाइस इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर. यहाँ में भी एक प्रॉब्लम ये है जो हमने ऑलरेडी मैंने बताया कि अगर स्विच बैठ गया तो ये आपका वर्क नहीं करेगा. तो दिस इज द प्रॉब्लम एरिया, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर द प्रॉब्लम एरिया. अगर हैकर को टारगेट करना है इस नेटवर्क को तो स्विच को डाउन कर देगा. अगर वो स्विच को डाउन कर देगा तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क बैठ गया. So this is a weakness in this topology, that single point of failure is the central device, the switch. Getting the idea, sir? yes, yes, yes. Now, the next type of topology is a mesh topology. Mesh topology के अंदर क्या है कि सारे ही आपस में connected हैं, interconnection is there. Each device is connected to each other by separate cabling. इसमें सबसे ज़्यादा redundancy है. What do we understand by redundancy?
रिडंडेंसी का क्या मतलब हुआ सर? नहीं, ये मेरे को रिडंडेंसी का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको अब हाँ, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपको हाँ, आपको एक जगह पे जाना है। आप जाना चाह रहे हैं बाइक से, ठीक है, और वहां पे अच्छा। पहुंचना बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी बाइक जो है, जो वो थोड़ी सी ट्रबल क्रिएटर है, मतलब ना कभी चलती है कभी नहीं चलती है। तो उस दिन क्योंकि आपका पहुंचना बहुत ही जरूरी है, आपने अपने दोस्त को भी बोल दिया कि यार ऐसा है, मुझे पहुंचना बहुत जरूरी है, अगर मेरी बाइक स्टार्ट नहीं होती तो क्या तू मुझे वहां तक ले जाएगा? तो हम्म। ऑब्वियसली आपका फ्रेंड बोलेगा कि हाँ ठीक है, मेरे पास टाइम है, उस टाइम पे मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। तो आपने क्या किया, जुगाड़ अभी सेट कर लिया। जुगाड़ क्या? अगर प्रॉब्लम हुआ तो आई विल नीड यू, बट एवरी टाइम आई विल नॉट नीड यू। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे को हमारी आप हमेशा जरूरत रहे, लेकिन जब जरूरत होगी तब मेरे पास आ जाना। तो आपने, आपके फ्रेंड ने भी कहा हाँ यार, चांसेस हैं 50-50, हो सकता है जरूरत ना ही पड़े, तो उन्होंने भी हाँ कर दिया। तो अब आपने क्या किया, रिडेंडेंसी बना ली। रिडेंडेंसी मतलब बैकअप रखा, बैकअप। नेटवर्क के अच्छा, अच्छा। अंदर बैकअप होना बहुत जरूरी है। अगर आपका एक चैनल डाउन हो गया तो पूरा नेटवर्क नहीं बैठना चाहिए। देयर शुड बी वन मोर चैनल, वन मोर डिवाइस, वन मोर वे इन विच द डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड। क्लियर हो रहा है सर? यस। तो ये है रिडंडेंसी। आप अपना एक बैकअप रखते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा एक रिसोर्स है जो आप नॉर्मली यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जब आपका नेटवर्क डाउन हो गया या कोई डिवाइस ख़राब हो गया या आपका कंप्यूटर बैठ गया, तो आप कहते हैं ना, डाटा का बैकअप रख लेना भैया। हम्म, हम्म, नॉर्मली हम ये यूज़ कर देंगे, भाई डेटा बैकअप कर लेना, अगर डिवाइस ख़राब हो गया तो डेटा नहीं मिलने वाला। तो हम क्या करते हैं, उसका कॉपी बना के गूगल ड्राइव पे डाल देते हैं इंपॉर्टेंट डेटा का। हम्म। सेम वे हम रिडेंडेंसी एक एक्स्ट्रा बैकअप बनाते हैं, एक एक्स्ट्रा डिवाइस रखते हैं जो ज़रूरत पड़ने पे ही होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब कि फॉल्ट आ गई, कुछ कमी पड़ गई, कुछ खराबी हो गई, तो उसको टॉलरेट करने की क्या कैपेबिलिटी है हमारे नेटवर्क में। क्या ऐसा हो सकता है कि जो पैकेट लॉस हुआ उसको हम किसी तरह ना होने दें, या अगर हो भी गया तो हम उसको किसी तरह मैनेज कर पाएँ। तो ऐसा होता है जब टीसीपी कनेक्शन होता है, उसमें हमने कहा टीसीपी आईपी या फिर यूडीपी कनेक्शन। जो कनेक्शन टीसीपी आईपी पे होता है, उसके अंदर मान लीजिए इस कंप्यूटर ने 10 पैकेट भेजे, तो ये 9, ये कंप्यूटर जो है इसको पता चलता है कि मेरे पास कितने पैकेट आए। ये इसको दोबारा बोलता है कि दोस्त तूने मुझे 10 भेजे थे कि 9 भेजे थे? ये बोलता है कि मैंने तुझे 10 भेजे थे, तो उसने कहा ओके, 10 रिसीव्ड। तो ये आपस में फॉल्ट टॉलरेंस करते हैं, ये आपस में जब कम्युनिकेशन होता है, कितने पैकेट ट्रांसमिट हुए और कितने पैकेट रिसीव हुए, ये आपस में चेक करते रहते हैं। और जब ये फॉल्ट होता है, यानी एक पैकेट लॉस हो जाता है, तो ये ब्रदर बोलता है कि भाई मेरे को 10वां नहीं मिला। तो कहता है ठीक है, मैं सारे 9 नहीं भेज रहा, बट एक वो 10वां जो तुम्हारा मिस हो गया है वो भेज देता हूँ। तो एक डेटा, फॉर एग्जांपल 1 GB की फाइल थी, उसको एक साथ भेजना पॉसिबल नहीं है। उसको छोटा 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 100 MB में कन्वर्ट किया, और 100 100 100 करके यहाँ पे पहुँच गया। उसमें से एक पैकेट मिस हो गया। ये मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, पैकेट्स और छोटे छोटे होते हैं, बट मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ 100 MB। नाउ ये वाला बोलता है कि भाई मेरे को 7वां नंबर तो मिला ही नहीं, अब मैं फाइल को जब दोबारा से बनाऊंगा तो कैसे बनाऊं, क्योंकि बीच में से डेटा मिसिंग है। तो ये बोलता है डोंट वरी, मैं 7 नंबर दोबारा भेज रहा हूँ, और ये वो वाला पैकेट है, इसको दोबारा भेज देता है। तो यहाँ पे हमने फॉल्ट टॉलरेंस जनरेट कर दी। फॉल्ट तो हो रही है, प्रॉब्लम तो आ रही है, लेकिन हम उसको ठीक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो यहाँ पे मैश टोपोलॉजी हमें उस चीज़ के लिए भी हमें हेल्प करती है, फॉल्ट टॉलरेंस के लिए। प्रॉब्लम इज इट इज एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, बिकॉज तारें बहुत सारी जोड़नी पड़ रही हैं। अब हर कंप्यूटर के बीच में आपस में एक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो रखी है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कॉमनली यूज इन इंटरप्राइज नेटवर्क एंड वैन्स। आजकल जनरली स्टार जो है सस्ता जुगाड़ है, और मैश जो है वो करेक्ट वे है। तो मैश टोपोलॉजी पे सारे रहते हैं। इसके अंदर भी दो तरह के मैश रहते हैं, या पार्शियल मैश लगा सकते हो,
या फुल मैश लगा सकते हो। फुल मैश में क्या है, हर नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड रहेगा। पार्शियल के अंदर आप इस तरह से कुछ कर लेंगे कि कुछ पार्ट मिस भी हो जाए। सर्वर वगैरह जो होते हैं वो क्रिटिकल रहते हैं, उनके पास उसमें डेटा ज़्यादा स्टोर रहता है। क्लाइंट्स वगैरह जो रहते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते कई बार, तो आप मे बी कनेक्ट करें या ना करें। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मैश, फुल एंड पार्शियल। द एडवांटेज ऑफ मैश इज कि अगर कोई पॉइंट खराब भी होता है तो रिडेंडेंसी बन गई है, बहुत ज़्यादा रिडेंडेंसी है। इधर से भी भेज सकते हैं, इधर से भी भेज सकते हैं, इधर से भी भेज सकते हैं, हमारे पास बहुत रास्ते हैं डेटा भेजने के। फॉल्ट टॉलरेंस भी आ गई है, तो इसलिए हम मैश टोपोलॉजी को आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो वायर्ड के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज होती हैं। और अब हम जा रहे हैं सीधा वायरलेस में। वायरलेस को जो सेटअप करते हैं तो भी इसके अंदर तीन तरह से सेटअप हो सकता है: एडहॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैश। एडहॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैश। वायरलेस की खासियत यह है कि ये रेडियो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन रेडियो फ्रिक्वेंसी पे चलता है, ऐसे ही हमारा जो है 2.5 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज, ये दो फ्रीक्वेंसी पैटर्न है, इसके ऊपर हमारा वायरलेस नेटवर्क चलता है। इसको अगर हम कोड में बात करें, अगर हम कंप्यूटर इंजीनियर्स होते और कंप्यूटर इंजीनियर्स आपस में जिस तरह बात करें, तो वो बोलेंगे 802.11 नेटवर्क, 802.11 नेटवर्क। ये इसका कोड है, इस टेक्नोलॉजी का कोड है 802.11। इसके भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं। जो स्टार्टिंग में वायरलेस होता था और अब जो वायरलेस है आज की डेट में, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो हम थोड़ा सा देखेंगे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं, लेकिन ज़रूर देखेंगे ज़रूर, ताकि आगे चल के हमें इसके बारे में भी, ये भी हमारे काम आ सकता है। तो अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम इसको तीन तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं: एडहॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैश। एडहॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैश। एडहॉक के अंदर क्या होता है? एडहॉक है, एडहॉक का मतलब ही एडहॉक है, उसके अंदर कुछ रेगुलर कुछ नहीं है। कंप्यूटर से मोबाइल जोड़ दिया, मोबाइल से घड़ी जोड़ दी, घड़ी से कुछ टैबलेट जोड़ दिया, तो ये एडहॉक है। इसमें कोई उसमें वो नहीं है। पीयर टू पीयर, पॉइंट टू पॉइंट, दो डिवाइसेस के बीच में वाईफाई कनेक्टिविटी करते हैं, उस चीज़ को एडहॉक बोल देते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो हमारे पर्सनल स्पेस में होता है, आसपास हमारे जो डिवाइसेस हम एडहॉक वे में कनेक्ट कर रहे हैं वाईफाई को यूज़ करके, उसे एडहॉक नेटवर्क। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो हमने अपना राउटर लगा रखा है, अभी इसके अंदर हमने एक डिवाइस स्पेसिफिक डाल रखी है घर के अंदर, और उससे हमने बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर दी हैं। तो हमने और मल्टीपल लोगों ने अपनी मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर दी है। सो वायरलेस नेटवर्क दैट यूजेस अ वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वैप। जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, हम नॉर्मली इसको राउटर राउटर करते हैं। राउटर एक अलग ही डिवाइस होता है, उसका अलग ही रिक्वायरमेंट होता है, बट हम इसको वायरलेस वाईफाई राउटर बोलना शुरू कर दिया है, तो हम यूज़ करते हैं। बिकॉज राउटर का काम तो करता ही है, वो डेफिनेटली नेटवर्क से बाहर हमारा डेटा भेज रहा है। तो क्योंकि वो राउटर का काम कर रहा है, वो स्विच का भी काम करता है। तो एक्चुअली में ये लेयर 2.5 डिवाइस होता है, जिसके अंदर स्विच का भी काम कर रहा होता है और राउटर का भी काम कर रहा होता है। दोनों का क्या डिफरेंस है, हम बहुत डिटेल में और बहुत आराम से समझेंगे। बट एट दिस पॉइंट ये याद रखने की ज़रूरत है कि इसको हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी बोलते हैं, वैप भी बोलते हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर वायरलेस नेटवर्क, वी लैन और डब्ल्यू लैन आर कॉमन यूज इन होम्स एंड स्मॉल ऑफिस स्पेस। छोटे से ऑफिस में, घर में या छोटे से ऑफिस के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर लेते हैं एक वैप लगा के। और मैश के अंदर हम ये बहुत सारे वैप्स को आपस में इंटीग्रेट करके, बड़ा एरिया अगर है, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, तो हम इसको इस तरह मैश बना देते हैं इनका ही, वैप्स का। और ये आपस में बाकी सारे डिवाइसेस को सपोर्ट करते हैं। जस्ट लाइक अ वायर मैश, जैसे वायर का मैश था, ऐसे ही हमने ये इनका मैश बना दिया है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स का। और ये एक्सेस पॉइंट्स का मैश बनाने से हमें क्या मिल गया? स्केलेबिलिटी, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी, स्केलेबिलिटी मिल गई है। सेल्फ हीलिंग हो गया है कि कई बार भाई ऐसा भी होगा कि कुछ प्रॉब्लम आया, तो ये वाला डिवाइस अगर गया भी तो ये वाला डिवाइस तो है। तो देर इज़ अ रिलायबिलिटी एंड रिडेंडेंसी ऑल्सो, रिडेंडेंसी भी मिल गई है हमारे पास। सो कॉमनली दिस टाइप ऑफ सेटअप इज देयर इन लार्ज होम्स एंड लार्ज बिजनेस एरिया। एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि दो जो फ्रीक्वेंसी हैं, 2.5 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज, तो इनकी ना रेंज की लिमिटेशन काफ़ी रहती है। जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारा
वाईफाई का जो वो है रेंज चला जाता है, बिकॉज 5 गीगाहर्ट्ज खाली 5 मीटर तक सपोर्ट करता है, एंड 2.5 मीटर भी कोई आई थिंक 10 मीटर 11 मीटर तक ही सपोर्ट करता है। तो जैसे ही हमारा डिस्टेंस हमारे वैप से या वाईफाई राउटर से 10-12 मीटर का हो जाता है, हमारा नेटवर्क छूट जाता है। तो इसके लिए हमें ये मैश बनाना बहुत ज़रूरी पड़ता है। अगर एरिया बड़ा है, घर बड़ा है, अलग अलग फ्लोर है, तो एक ही राउटर सब जगह सपोर्ट करने के लिए केपेबल नहीं होता। तो हम जब मैक एड्रेस की बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की, राइट सर? यस। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो रहता है, ये जो रहता है, अगर अब मैं आपको एक थोड़ा सा बोरिंग ना हो तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ। ये दिखाइए। हम्म, तो ये जो स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ मैं, ये एक सॉफ्टवेयर है जो हैकर्स यूज करते हैं, इसका नाम है काली लिनक्स। हम्म। ये एक लिनक्स सॉफ्टवेयर है, और इसके ऊपर बहुत सारे टूल्स होते हैं जो हैकर्स यूज करते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इसके अंदर ऑलरेडी लगे रहते हैं। ये फ्री में इंस्टॉल होता है, ये लिनक्स का एक वर्जन है, और इसको यूज करके हम काफ़ी सारी हैकिंग के जो भी हमें एक्सप्लॉइट्स बनाने हैं, हम बना सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप जाएंगे तो एक लिनक्स टर्मिनल भी हम खोल सकते हैं। आपने जब CCNA टाइप का तैयारी की थी, तब आपने टर्मिनल पे काम किया था? नहीं 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 नहीं। टर्मिनल पे काम नहीं किया था? नहीं। ओके। सो टर्मिनल पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं आपको सारे धीरे धीरे करके टर्मिनल की भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अभी अगर हम टर्मिनल ओपन करते हैं, तो अगर मेरे को अपना आईपी देखना है, अगर मेरे को अपने कंप्यूटर का आईपी देखना है, तो आप जो है लिनक्स के अंदर कमांड डालते हैं IF कॉन्फ़िग। ये हम्म। कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, ये जस्ट एक कमांड है कि भाई मेरे को मेरी कॉन्फ़िगरेशन बता, व्हाट इज़ माय कॉन्फ़िगरेशन, वो मुझे बताओ। तो ये जो है हमें बताता है कि भाई आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपका आईपी एड्रेस है। हम्म। ईथरनेट से कनेक्टेड हो आप, ईथरनेट से कनेक्टेड हो, और ईथरनेट पे आपका आईनेट आईपी एड्रेस है 10.0.2.16। एट द सेम टाइम यही चीज़ ये बताता है कि आपका मैक एड्रेस जो है वो क्या क्या है। तो अगर आप इसमें जाएंगे और इसको थोड़ा सा और देखते जाएंगे, तो यहाँ पे एक ईथर लिखा हुआ है, ईथर। ईथर के सामने जो ये नंबर है 1 2 3, ये इसका मैक एड्रेस है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन से, इस पर्टिकुलर कमांड से IF कॉन्फ़िग, आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका अपना आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस क्या है। सेम वे अगर आप विंडोज़ में हैं, अगर विंडोज़ टर्मिनल ओपन करें, जैसे अभी आप अगर आप अपना स्क्रीन शेयर करेंगे, तो मैं आपको आपका आईपी एड्रेस देखना बता दूंगा। मैं अभी मोबाइल पे हूँ। अच्छा, आप मोबाइल सिस्टम। में हैं। ओके ओके। ओके। एक तो आपको पेन पेपर, वैसे मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दूंगा, बट बेटर हम्म। रहेगा कि आप एक नोटबुक और पेन भी अपने साथ रखें, और हो हम्म। सके तो लैपटॉप के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि अगर हम कोई प्रैक्टिकल करेंगे साथ में तो लैपटॉप आपको लगेगा। हाँ हाँ, आज आज ये बेटी ने ले गई है। अच्छा जी, कोई कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो कोई बात नहीं, तो ये रहता है। और अगर तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ, क्योंकि आपके पास लैपटॉप होता तो मैं आपको प्रैक्टिकल कराता, लेकिन हम्म,
लेकिन क्योंकि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मैं आपको एक ये दिखाता हूँ। రేపు సెలవు కావాలి. సర్ని అడిగితే సెలవు ఇవ్వకపోగా బాగా తిడతారు. టీ తాగిన తర్వాత అడిగి చూడరా. సార్ రేపు నాకు సెలవు కావాలి సార్. తీసుకో తీసుకో. బడ్లీఫ్ ఇలాచీ టీ మూడ్ ని మార్చేస్తుంది. तो क्या आप अपने विंडो 10 का आईपी एड्रेस पता करना चाहते हैं या फिर किसी और के कंप्यूटर का जो है आईपी एड्रेस पता करना चाहते हैं? इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप जो है किसी भी कंप्यूटर का जो है आईपी एड्रेस सीएमडी के जरिए दोस्तों पता कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी के भी आईपी ये एड्रेस क्लियरली सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। के बारे में पूरी डिटेल निकाल सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम के प्रजापति, स्वागत करता हूं आपका राम की टेक्निकल चैनल में। लेकिन किसी और के लैपटॉप या कंप्यूटर का आपको वाईफाई कनेक्शन का जो है आईपी एड्रेस जानना है, तो यदि आप जाएंगे स्टेप बाय स्टेप तो उसमें ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन अगर आपको सीएमडी का पता हो, यानी कि सीएमडी वाली ट्रिक आपको पता हो, तो आप सिर्फ चुटकियों में ही किसी के कंप्यूटर का जो है आईपी एड्रेस जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी कि आप उसको पता कर सकते हैं कि किसी भी कंप्यूटर का जो है आईपी एड्रेस क्या होता है वाईफाई कनेक्शन का। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ट्रिक है इससे आप किसी एक कनेक्शन का ही आईपी एड्रेस पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने अपने कंप्यूटर को या फिर लैपटॉप को जो है वाईफाई से कनेक्ट किया है, तो आपको सिर्फ वो वाईफाई के कनेक्शन के अकॉर्डिंग जो है आपको आईपी एड्रेस पता चलेगा। यदि आप जो है इथरनेट का यूज करते हैं तो आपको इथरनेट के कनेक्शन के अकॉर्डिंग जो है आपके वाईफाई कनेक्शन का जो है आईपी एड्रेस मिलेगा। तो अपने विंडो लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में आईपी एड्रेस वाईफाई कनेक्शन जानने के लिए सबसे पहले हमें विंडो पर क्लिक करना होगा और यहाँ से जाना होगा सेटिंग में। और दोस्तों यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद हमें नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं नेटवर्क स्टेटस के साथ काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दे रही है, लेकिन यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस शो नहीं हो रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर शो अवेलेबल नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये भी सिंपल डेटा शो कर रहा है। प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है सिंपल प्रॉपर्टी दिख रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो है हमारा आईपी एड्रेस नहीं बता रहा है। तो हम कैसे जान सकते हैं? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको जो है आपका चयन करना होगा कि आपके लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में कौन सा नेटवर्क है, वाईफाई है या फिर जो है इथरनेट है। बेसिकली ज़्यादातर लोग जो है वाईफाई से इस्तेमाल करते हैं, तो इस वीडियो में आपको आपका कंप्यूटर घर में या तो इथरनेट लैन केबल से कनेक्टेड होगा या 99% वाईफाई के थ्रू ही इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। तो देयर आर टू वेज इन विच इंटरनेट कैन रीच टू योर लैपटॉप, आपके लैपटॉप तक, या लैन से या वाईफाई से। जो है वाईफाई कनेक्शन के बारे में बताऊंगा कि वाईफाई कनेक्शन का आईपी एड्रेस कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वाईफाई एड्रेस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों हम जो है मैनेज नॉन नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो टाइप के वाईफाई कनेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। एक रेडमी मोबाइल का वाईफाई कनेक्शन है, एक जो है यहाँ राउटर है जो मैंने लगाया है वाईफाई कनेक्शन के लिए। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दो चीज़ें आ रही है, एक प्रॉपर्टीज आ रही है, एक फॉरगेट आ रहा है। तो हमें जो है वाईफाई कनेक्शन का आईपी एड्रेस जानना है तो प्रॉपर्टी पे क्लिक करना होगा। तो प्रॉपर्टी पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दे रही है, लेकिन अभी जो है हमें शो नहीं हो रहा है कि हमारा आईपी एड्रेस कहाँ है। इसके लिए हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा थोड़ा सा नीचे की साइड में। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है प्रॉपर्टी के रूप में। आप जो है पता लगा सकते हैं कि वाईफाई कनेक्शन के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर नेटवर्क चैनल्स, नेटवर्क ब्रांड, लिंक की स्पीड, और इसके साथ जो दोस्तों यहाँ पर दिया जा रहा है वो है आईपी एड्रेस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर IPv4 एड्रेस देख सकते हैं, ये मेरे वाईफाई कनेक्शन का IP एड्रेस 4 है। इसके अलावा IPv4 DNS सर्वर का यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा लिंक लोकल IPv6 एड्रेस दिया हुआ है। तो ये सारे एड्रेस जो है आप पता कर सकते हैं आपके फिजिकल डिवाइस का, यानी कि कंप्यूटर का या फिर जो है पीसी का, लैपटॉप का जो मैक एड्रेस होता है वो आप यहाँ पर भी पता कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई सिंपल सी बातें जो कि कोई भी जाकर यहाँ पर पता कर सकता है, लेकिन इतना समय नहीं होता कि आप किसी भी कंप्यूटर का जो है जाकर वाईफाई का जो है IP एड्रेस पता कर पाएँ या फिर इंटरनेट का IP एड्रेस पता कर पाएँ। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है CMD से फास्ट तरीका है जिससे हम जो है किसी भी इंटरनेट कनेक्शन का IP एड्रेस पता कर
सकते हैं। इसमें जो है काफ़ी सारे प्रोसेस करना होगा। तो अगर आप किसी भी कंप्यूटर का जो है अगर आईपी एड्रेस जानना चाहते हैं तो ये तरीका जो है काम नहीं करेगा। ये सिर्फ अपने लिए काम कर सकते हैं या फिर वहाँ पर भी कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सीएमडी बेस्ट तरीका होता है, जल्दी से पता चल जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप हियर टू सर्च में जाकर लिखना है रन पे क्लिक करना है और यहाँ पर लिख देना है CMD। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है CMD। अगर आपका यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है या फिर कुछ अदर चीज़ें लिखी हुई है, जैसे नॉर्मली टेम्प्रेरी फाइल के लिए %D और TMP लिखा होता है, तो यहाँ पर कट करके आपको CMD टाइप कर लेना है। इसके बाद इसको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें लिखना है IP config। यहाँ पर सिर्फ लिखना है IP config और उसके बाद इंटर प्रेस करना है। तो जैसे इंटर प्रेस करेंगे उसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देख सकते हैं यहाँ पर वायरलेस लैन अडाप्टर वाईफाई कनेक्शन के बारे में डिटेल में दी गई जानकारी में दिखा रहा है कि यहाँ पर IPv4 एड्रेस यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट गेटवे भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो IPv6 एड्रेस भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो है ये वायरलेस लैन अडाप्टर यानी वाईफाई का इंटरनेट का IP कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है और इससे आपको जो है IP एड्रेस के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मैंने बता दिया। सिंपली आपको जो है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, रन कमांड को ओपन करना है, CMD आ जाएगा। यहाँ पर नहीं है तो टाइप कर देना, ओके कर देना है और यहाँ पर आपको लिखना है IP config, ठीक है, और इंटर कर देना है। जस्ट ये कुछ चीज़ें करने के बाद आपको किसी भी कंप्यूटर का जो है वाईफाई कनेक्शन का IP एड्रेस आप जो है पता लगा सकते हैं, IP एड्रेस पता लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जो आपका लैपटॉप है उसके अंदर आपको विंडोज बटन जो कंप्यूटर पे बना रहता है उसको दबाना है, प्लस आपको R दबाना है, विंडोज प्लस R। तो जैसे ही आप विंडोज प्लस R दबाएंगे तो लेफ्ट साइड में रन वाली विंडो ओपन हो जाएगी। उसके अंदर आपको बस CMD टाइप करके एंटर करना है तो ये ब्लैक वाला डब्बा, ब्लैक टर्मिनल खुल जाएगा, जैसा मैंने आपको अपने काली लिनक्स में दिखाया था। जैसे ही आप इस टर्मिनल पे आ जाते हैं, ब्लैक वाले टर्मिनल पे, इस पे आपको डालना है IP config डालते ही आपको ये जो इसने पूरा समझाया है वो चीज़ इसके अंदर खुल जाती है और आपके डिवाइस का और आपके नेटवर्क की काफ़ी सारी डिटेल्स आपको समझ में आ जाती है। ये वाला स्टेप अगर आप लिख लेते तो अच्छा रहता, क्योंकि ये आप मेरे क्लास के बाद भी कभी भी अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर। तो आपको दो ही स्टेप है, आपको विंडोज वाले बटन को दबाना है और आर दबाना है। आर दबाने के बाद जो लेफ्ट में डब्बा खुलेगा उसके अंदर आपको CMD छोटे में लिखना है। जब आपने CMD लिख लिया उसके बाद एंटर दबाते ही आपका ये ब्लैक वाला डब्बा खुल जाएगा। ये ब्लैक विंडो के अंदर आपको टाइप करना है IP config एंड IP config खुलते ही आपको इस तरह से IP एड्रेस इधर आपको नजर आ जाएगा आपके डिवाइस के अंदर। आप जानना चाहेंगे आपके फोन का IP एड्रेस क्या है? हाँ, तो आप अपने फोन के अंदर अभी जो है आप एक काम करिए, सेटिंग्स में जा पाएंगे अपने फोन के? तो मेरे को मालूम है फोन के बारे में। अच्छा, फोन के IP एड्रेस का आइडिया है आपको? नहीं, ये बोल दीजिए थोड़ा, ठीक रहेगा। हाँ, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस सेटिंग्स में जाना है और हम्म सेटिंग्स जो रहता है, सेटिंग में जाने के बाद आपको बस टाइप करना है अबाउट। तो अबाउट द फोन करके आ जाएगा, उसको क्लिक करना है। हम्म अबाउट फोन को जब आप क्लिक करेंगे उसमें डिवाइसेस लिखा हुआ रहता है और जैसे ही आप डिवाइसेस को क्लिक करते हैं तो डिवाइसेस के जो कॉन्फ़िगरेशन के जो क्या क्या मापदंड है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें IP एड्रेस भी आ जाता है। तो खाली दो ही स्टेप रहते हैं किसी भी फ़ोन के अंदर उस फ़ोन का IP एड्रेस जानने का। अच्छा। इसलिए IP एड्रेस और मैक एड्रेस की हम इतनी डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि हम नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हमें ये दोनों चीज़ें कॉन्फ़िगर करने के लिए ये दोनों चीज़ें एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हैं। हमें मैक भी पता होना चाहिए और IP पता होना चाहिए। और जब हमारा मैक और IP अगर पता है तो नेटवर्क पे आ जाएगा, मैक अगर पता है तो हम उसको हैक भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो ये दोनों एड्रेस
नेटवर्क पे जो डिवाइस कनेक्टेड है उसकी जान है, उसका पूरा गिव अवे है, उसके बेसिस पे ही अटैकर और हैकर हैकिंग करता है। और हम सारा का सारा जो अपना फोकस लगाते हैं सिक्योरिटी को, साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने का, वो हम इसी पे लगाते हैं कि ये सारे इंफॉर्मेशन आसानी से ना मिल पाए, ये सारी इंफॉर्मेशन हिडन रहे, ताकि हैकर को इजीली मिल ना पाए। तो हम इसको निकालने की कोशिश इसीलिए कर रहे हैं कि हम ये जाके देखें कि भाई आसानी से तो नहीं मिल रही ये चीज़ें। अगर मेरे को नहीं। देखना है कि मेरा घर सिक्योर है या नहीं है, तो कई बार मुझे ताले को भी तो चेक करना पड़ता है बार बार। तो हम बार बार जाके अपने ताले खुद ही चेक करते हैं कि भाई हमारे ताले काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसीलिए हमें पता हम्म। होना चाहिए कि क्या चीज़ें हमारी इजीली मिल पाती हैं, क्या चीज़ें इजीली नहीं मिल पाती, हम उसे प्रोटेक्ट करें। ऑलमोस्ट हमारा 1 घंटा हो गया है सर। तो हम्म। मैं 2 मिनट, 2 या 2-4 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ठीक है, फिर ठीक हम है। कंटिन्यू करेंगे। ठीक। क्लास आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, अच्छी लग रही है? अच्छे लग रहे हैं। ठीक है सर। कुछ भी आपको अगर ऐसा लगे कि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं, करिए। नहीं, नहीं, ठीक है। आप जो अभी ये कर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, राइट सर। बोलो मैं। बोलो मैं। পরে তো ঠিক হয়ে যাবে। মা দিদুন ফোন করেছিল, দেখতো কিসের জন্য। আর রবি মামা ফোন করেছিল কেন জিজ্ঞাসা করতো। হ্যাঁ। হ্যাঁ। আচ্ছা।
কেন ফোন आप अगर रेडी हो सर तो हम ठीक है कर सकते हैं। हाँ जी रेडी है ओके सर। तो अब हम बात कर रहे हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की। नेटवर्क अडेप्टर इंस्टॉल्ड ऑन योर नेटवर्क डिवाइस, इट प्रोवाइड्स फिजिकल एंड electrical, light, and radio frequency connections to network media. It can either be an expansion card, a USB device, or built directly into the motherboard. So जो ये NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कंप्यूटर को नेटवर्क पे डालने के लिए। और ये अलग अलग तरीके से अवेलेबल होता है, या तो मदरबोर्ड पे ही लगा हुआ होगा, या फिर आप इसको यूएसबी की तरह भी लगा सकते हैं, या आप इसको दूसरे सॉकेट्स के अंदर भी डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे पीसी के अंदर ये वाला लगा हुआ होता है। तो कभी अगर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही होती है तो जनरली जो इंजीनियर आता है सबसे पहले इसी कार्ड को चेक करता है कि अगर ये मेल फंक्शन कर रहा है या इसको बदलने की ज़रूरत तो नहीं है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी की वजह से पूरा का पूरा कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर रहता है। अब हमने नेटवर्क पे अपने कंप्यूटर को डाल दिया, लेकिन नेटवर्क पे जो डेटा जा रहा है उसको मैनेज करने के लिए हमने देखा था कि हम बीच में एक डिवाइस डालना शुरू कर दिया था, ताकि क्योंकि फ्लो डेटा का इतना सारा है और सारे कंप्यूटर एक साथ अपना डेटा डालना चाहते हैं, सारे लोग एक साथ बात करना चाहते हैं। टाइम की कमी बहुत है लोगों में, आजकल पेशेंस किसी के पास नहीं है। सब चाहते हैं कि मेरी बात कोई पहले सुन ले। तो कंप्यूटर की दुनिया में भी वही हालत है, सारे कंप्यूटर चाहते हैं कि भाई मेरी बात कोई पहले सुन ले और मेरा काम हो जाए, बाकी जो है मुझे। तो इस सिनेरियो में हमें बीच में एक डिवाइस डालनी पड़ेगी जो ये डेटा को मैनेज कर सके, जो इस नेटवर्क के ऊपर आ रहा है जा रहा है उसको। ফোনটা রইলো এখানে इस डेटा को ये मैनेज कर सके। तो यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस टुगेदर विद इन अ नेटवर्क, यूज एन अर्ली नेटवर्क्स रिप्लेस बाय स्विचेस, मल्टी पोर्ट रिपीटर्स। ये अलग अलग रिपीट, ये बार बार रिपीट करता है, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए काम करेगा। ये डम डिवाइस है, वो हम क्यों डम है बाद में डिफाइन करेंगे, लेकिन हब कहते हैं इसको। हब जो है ये बस एक रिपीटर का काम करता है, ये इसका डेटा उठाएगा, एनहेंस करके आगे फेंक देगा। तो जो है वो पैकेट लॉस नहीं होंगे, यहाँ पे डेटा लॉस नहीं होगा, यहाँ पे वो उसको एनहेंस करता रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड अ हब। इसके अंदर और अपना कोई अदर देन रिपीटर का मतलब उसको एनहेंस करके आगे भेजने के अलावा ये हब कोई काम नहीं करता। बट एक फ़ायदा हब का ये है कि सारे एक ही सेंट्रल डिवाइस पे जुड़ गए हैं, तो इजीली दैट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज हैपनिंग और आपस में कोलिजन कम हो जाता है। ऑन द अदर हैंड जो स्विच होता है वो जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस है। लैन के ऊपर हमने अगर देखा है तो पूरा का पूरा हमारा लैन मैनेजमेंट एक स्विच पे डिपेंड करता है। डीलिंग के स्विच हर ऑफिस के अंदर लगे हुए हैं। ये डीलिंग के स्विच जो हैं ये इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर ये स्विच ढंग से काम करना बंद ना कर दे तो पूरा का पूरा लैन बैठ जाएगा। तो ये स्विच कर क्या रहा है? स्विच ये कर रहा है कि ये जो कंप्यूटर जो आपस में बात करना चाह रहे हैं, ये भाई 4 नंबर से बात करना चाहता है। तो ये जो डेटा है, ये 1 नंबर जब 4 नंबर पे भेजना चाहेगा तो ये क्या बोलेगा कि मैं अपना डेटा इस मैक एड्रेस पे भेजना चाहता हूँ। तो ये जो स्विच है वो समझता है मैक की भाषा, हब नहीं समझता। हब तो बस इलेक्ट्रिकल सिग्नल समझता है कि भाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, मैंने उसको बूस्ट किया और आगे भेज दिया। बट द स्विच जो है ये एक ऐसा डिवाइस है जो मैक एड्रेस को समझता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है, ये एक मैक एड्रेस को अपने मेमोरी में रखता है। 1 नंबर का इतना है, 4 नंबर का इतना है, 3 का इतना है, 2 का इतना है। एक बोलता है कि मुझे 4 नंबर पे भेजना है, तो उसके पैकेट पे वो मैक एड्रेस होगा, तो वो ये बोलेगा अच्छा इस मैक में डालना है, इधर डाल दिया।
ये फिर बोलेगा 3 बोलेगा मेरे को 2 से बात करनी है, इसके मैक पे भेजा, इसने देखा ओके इस नंबर पे भेजना है, ओके इस मैक एड्रेस पे भेज दिया। सो द स्विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर transmitting of data here and there using MAC numbers because it understand MAC number। उसके लिए वो एक मैक टेबल बनाता है अपने अंदर, एक मेमोरी के अंदर वो अपने मैक टेबल बनाता है, उसके हिसाब से कंपेयर करता है और डेटा को भेज देता है। सो इट इज़ अ इंटेलिजेंट डिवाइस। पहली डिवाइस हमारे नेटवर्क पे आई है जो इंटेलिजेंट है। क्यों इंटेलिजेंट है? क्योंकि ये मैक एड्रेस को समझती है, उसको याद रखती है और उसके एक टेबल बना लेती है। अगर 10 कंप्यूटर हैं तो 10 कंप्यूटर के मैक एड्रेस का टेबल बना लेगी कि इस आईपी एड्रेस के साथ ये मैक एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस के साथ ये मैक एड्रेस है। क्योंकि हमारे पैकेट में तो आईपी एड्रेस होता है, तो आईपी अगर है तो फिर मैक के क्योंकि मैक पे भेजना है तो हम आईपी से मैक को मैप करेंगे, तो हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। ये टेबल जो है ये डीलिंक का स्विच अपने अंदर बना लेता है। इट पेज अटेंशन टू सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक्स। सोर्स मैक भेजने वाले का, डेस्टिनेशन मैक रिसीव करने वाले का, उनको आपस में कंपेयर करता है और डेटा को डंप कर देता है। ट्रैफिक गोज इन वन पोर्ट एंड इज रिपीटेड आउट ऑन ओनली डेस्टिनेशन पोर्ट। तो इसमें इतने सारे पोर्ट्स लगे हैं, है ना, हर एक कंप्यूटर की तार इसके अंदर एक पोर्ट में घुसी हुई है, तो जो सोर्स है उसके पोर्ट से जाएगी, इसके अंदर मैक टेबल में टेबल से कंपेयर होगी और जिसके पास जाना है उस पोर्ट से निकल जाएगी। बाकी सारे पोर्ट फ्री हैं, तो ये भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसने कम्युनिकेशन चैनल खोल रखा है तो ये दोनों फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस मैक एड्रेस स्कीमिंग थिंग, every computer is free to talk to other computer without causing any collision, without causing any problem। So that is what we achieve by having a switch कि सारे कंप्यूटर हर टाइम फ्री हैं अपनी बात रखने के लिए दूसरे कंप्यूटर से जो सेम नेटवर्क पे है, जो स्विच के थ्रू जुड़ा हुआ है, जो आपस में फिजिकली कनेक्टेड हैं। क्या ये पड़ोसी के कंप्यूटर से बात कर पाएगा? नहीं, बिकॉज वो सेम नेटवर्क पे नहीं है। वो भी नेटवर्क हो सकता है कि आपकी बाजू वाली कंपनी भी नेटवर्क पे हो, बट उसका पूरा का पूरा नेटवर्क मैनेजमेंट सेपरेट है। तो पैकेट इधर से उधर स्विच के थ्रू नहीं जा सकता, उसके लिए इंटरनेट के राउटर यूज करना पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्शन लगेगा, तो वो अलग सेगमेंट हो गया। तो सेम नेटवर्क पे अगर आपको इंफॉर्मेशन भेजनी है तो आप स्विच के थ्रू इजीली भेज सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिकॉज ये मैक एड्रेस के थ्रू मैक टेबल बनाता है और इसके थ्रू डेटा को इधर का उधर उधर का इधर इजीली कर पाता है। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है सर, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी मन में आ रहा हो बिंदास पूछिए। नहीं आप ये कीजिए, मेरा जो ये होगा, इफ आई फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम देन आई एम टू आस्क यू। ओके सर, वेरी नाइस। तो ये वी आर क्लियर ऑन द स्विच, तो आगे बढ़े। यस यस राइट। सो ऐसे ही सेम चीज हमारा वाईफाई एक्सेस पॉइंट भी कर रहा है। जैसे मैंने बोला था कि वाईफाई एक्सेस पॉइंट एक्चुअली वाईफाई राउटर नहीं है, हम उसको बोलना शुरू कर देंगे राउटर राउटर, तो एक्चुअली इट्स अ वाईफाई एक्सेस पॉइंट, लेकिन लोगों ने राउटर बोलना शुरू कर दिया है तो अब हम सब कर रहे हैं। लेकिन ये काम स्विच का ही कर रहा है। जो आपके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेम नेटवर्क पे डाटा अगर डाल रहा है तो वो काम स्विच का कर रहा है, और डेटा इंटरनेट पे जाता है बाहर, तब वो राउटर का भी काम करता है, इसीलिए इसका नाम राउटर पड़ गया है। तो डेटा अगर नेटवर्क से बाहर डालना है तो गेटवे राउटर चाहिए होता है जो आईपी के ऊपर काम करता है, उसको हम आगे समझेंगे। वो काम स्विच, ये आपका वाईफाई एक्सेस पॉइंट करता है, तब वो राउटर का काम कर रहा होता है। और जब इंटरनली आपके सेम एरिया के अंदर इंटरनल डिवाइसेस के ऊपर डेटा ट्रांसमिट करना होता है, भेजना होता है, तो वो मैक पे काम करता है, तो वो स्विच का काम करता है। तो स्विच जो होता है वो डेटा सेम नेटवर्क पे इधर से उधर डेटा फेंकता है बेस्ड ऑन द मैक टेबल। वो मैक टेबल कैसे बनता है वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। सो वी हैव वायरलेस रेंज एक्सटेंडर। जब हमने बात की थी कि 4.5 और 5 गीगाहर्ट्ज के जो वायरलेस राउटर है तो रेंजेस बहुत लिमिटेड हैं, घर से बाहर निकले वाईफाई चला गया। तो अगर सेम सिचुएशन है तो हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। एक रिपीटर आता है, हमें बस उस रिपीटर को अपने सॉकेट में लगा देना है और फिर 10-15 मीटर का हमें रेंज बढ़ गया। तो ये रिपीटर, हमें नया वाईफाई राउटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देर आर मार्केट में रेंज एक्सटेंडर्स भी अवेलेबल हैं,
जो नेटवर्क को की रेंज को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जो हमारे को बहुत ज़रूरी है नेटवर्किंग में समझने की, वो है राउटर। एक था हमारा स्विच जो इन हमारे इंटरनल नेटवर्क को संभाल रहा है, जो हमारे लैन को या चाहे वायर्ड हो चाहे वाईफाई हो उसको संभाल रहा है, और एक हमारा है राउटर जो डेटा जब बाहर जाना है हमारे लैन से, हमारे लोकल एरिया से, तब वो बाहर जाना है तो उसको जो संभालता है वो राउटर होता है। इन राउटर्स की वजह से ही इंटरनेट का पूरा एक मैश बन गया है, एक जाल बना हुआ है, बिकॉज फ्रॉम वन सबनेट, इसको हम सबनेट बोलते हैं। जब मैं हम आईपी एड्रेस को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सबनेट क्या होता है। तो फ्रॉम वन सबनेट टू अदर सबनेट जब हम डेटा को भेज रहे हैं तो आईपी एड्रेस लगता है, तो वो आईपी एड्रेस को समझने वाला जो डिवाइस है उसका नाम होता है राउटर। और जो राउटर होता है वो लेयर 3 डिवाइस होता है, ये लेयर 3 पे काम करता है, ये आईपी पे काम करता है। सो आईपी एड्रेस हमें पता है क्या होता है, 4 डिफरेंट डिफरेंट ऑक्टेट्स होते हैं उसके अंदर, और वो ये एक डिफरेंट प्रोटोकॉल पे काम करता है जिसको हम अभी बहुत इजी है और बहुत आराम से समझेंगे। बट ये डिवाइस जो यूज समझता है आईपी एड्रेस को और आईपी टेबल बनाता है वो है राउटर। ये एक राउटर से दूसरे राउटर तक भेजता रहेगा, ताकि आप यहाँ बैठे हैं और मैं बैठा हूँ यहाँ पे, अब इतना डिस्टेंस है हमारे बीच में, है ना, हमारे बीच में इतना डिस्टेंस है। आपके ऑफिस में आप इंटरनल नेटवर्क पे भी हो और मैं अपने ऑफिस में इंटरनल नेटवर्क पे हूँ। अब हज़ारों किलोमीटर दूर मुझे भेजना है ये डेटा, तो हम कैसे भेजेंगे? हमारे पहले इंटरनल नेटवर्क से स्विच तक आएगा। स्विच जो है भाई कहेगा ओके ये तो ये जो डेस्टिनेशन है ये अंदर वालों की तो है ही नहीं, तो इसको बाहर पुश कर देता हूँ मैं। तो स्विच जो है इसको बाहर जाने देगा। जैसे ही बाहर जाएगा, ये राउटर टू राउटर की चेन बनी हुई है, तो एक राउटर दूसरे राउटर को तीसरे राउटर को बेस्ड ऑन आपका डेस्टिनेशन कहाँ पे है सारा डेटा राउटर इधर उधर फेंकता रहेगा। फिर लास्ट में जो राउटर होगा उसके पास रिसीव होगा। ये राउटर बोलेगा कि हाँ भाई ये तो मेरे लोकल नेटवर्क मेरे से कनेक्टेड है, तो वो ये पैकेट स्विच को भेज देगा। फिर स्विच देखेगा उस पैकेट को, बोलेगा अच्छा इस पैकेट का मैक एड्रेस तो मेरे पास है, तो वो उस कंप्यूटर के पास फेंक देगा। तो इस तरह ये डिवाइसेस कॉन्टिनेंट्स के बीच में डेटा को मैनेज करते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक वो डाटा कैसे पहुंचता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। अगर आप सोचें कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा आ जा कैसे रहा है, ये दो डिवाइसेस मैनेज कर रहे हैं, स्विच और राउटर इस चीज़ को पूरा मैनेज कर रहे हैं हमारे लिए। पुराने ज़माने में मॉडेम्स भी हुआ करते थे जो टेलीफोन पे चला करते थे। अब वो बंद हो गया है, अब हम मॉडेम यूज़ नहीं करते हैं। तो बट पहले वही होता था कि यही सारा कुछ जो आज हम इंटरनेट से अचीव कर रहे हैं, पहले हम फ़ोन के हेल्प से बड़े बड़े मॉडेम साइड में लगे होते थे और फ़ोन के नेटवर्क के ऊपर भेज देते थे। बट फ़ोन के नेटवर्क में भेजने में प्रॉब्लम है कि बैंडविड्थ बहुत कम होती थी, बट स्टिल इंटरनेट तो मिल ही जाता था थोड़ा बहुत। तो इसीलिए वो पुराने ज़माने में इंटरनेट के लिए जो नेटवर्क के लिए हम मॉडेम यूज़ किया करते थे। फिर आजकल हम वैप यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई एक्सेस पॉइंट यूज़ कर रहे हैं। ये छोटे डिवाइसेस होते हैं, ये सारे काम एक साथ ही कर लेते हैं, राउटर का भी कर लेते हैं, स्विच का भी कर लेते हैं। तो जो हम घर पे लगा रहे हैं वो छोटे वाले वैप्स जो वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स लगा रहे हैं, ये भी पूरे नेटवर्क को मैनेज कर पाते हैं। देन कई बार हमें मीडिया कन्वर्टर की भी ज़रूरत पड़ती है। मीडिया कन्वर्टर क्या करता है कि एक टाइप ऑफ मीडिया को दूसरे टाइप ऑफ मीडिया में कन्वर्ट करता है। जैसे आज के टाइम में आपने देखा होगा कि ऑप्टिकल फाइबर का ज़माना है। ऑप्टिकल फाइबर से ही इंटरनेट आ रहा है, लेकिन आपके कंप्यूटर तक तो लैन से आ रहा है। ऑप्टिकल फाइबर तो आपके कंप्यूटर में लगी नहीं हुई, लैन लगी हुई है। तो एक टेक्नोलॉजी को जो लैन टेक्नोलॉजी है, जो लाइट के ऊपर इंटरनेट आ रहा है, उस लाइट को कन्वर्ट करना है बिजली के अंदर, इलेक्ट्रिकल पल्स के अंदर। तो ये कन्वर्जन जो है ये मीडिया कन्वर्टर करता है। तो आपके अराउंड जो आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शंस लगे होते हैं और उनको ये मीडिया कन्वर्टर ईथरनेट पे कन्वर्ट करता है, जैसे पुराने टाइम में होता था। और उस कन्वर्जन के बाद हम ईथरनेट से अपने स्विच में जाते हैं और स्विच से हम अपने कंप्यूटर को यूज़ कर लेते हैं।
फायरवॉल के बारे में आपने सुना है सर? हाँ, थोड़ा बहुत सुन। फायरवॉल एक ऐसा डिवाइस है, ये पहला डिवाइस है जो सिक्योरिटी के निसाब से लगा हुआ है। अब तक हम नेटवर्किंग की बात कर रहे थे, अब तक हम नेटवर्किंग की बात कर रहे थे, अब पहली बार हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। अब ये नेटवर्क तो मैंने बिछा दिया, उसमें मैंने हम्म। स्विच राउटर भी लगा दिया, मीडिया कन्वर्टर भी लगा दिया, ये सब कुछ लगा के एक बड़ा सा नेटवर्क बिछा दिया। बट कैसे मैं प्रोटेक्ट करूं कि हैकर अपने मेरे डेटा को चुरा तो नहीं रहा? उस सिक्योरिटी को कैसे इंप्लीमेंट करूं? तो सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए भी मेरे को कुछ तो डिवाइसेस लगेंगे। वो डिवाइसेस जो है, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है, उसका नाम है फायरवॉल। फायर की आग, आग की जलती हुई, जैसे सीता मैया ने, कहते हैं ना, अग्नि परीक्षा दी थी, तो हमारे नेटवर्क से आने जाने वाले हर पैकेट को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसे फायर वॉल, फायर लगी हुई दीवार से गुजरना पड़ता है। और ये फायर लगी हुई दीवार जो अग्नि परीक्षा उस पैकेट का ले रही होती है, ये बेसिक चीजें उस पैकेट में चेक कर रही होती है। क्या आईपी एड्रेस, जिस आईपी एड्रेस पे ये जाना चाह रहा है ये पैकेट, ये मेरा आईपी एड्रेस है या नहीं है? क्या इसके अंदर कोई मलिशियस कोड या कोई ऐसा सॉफ्ट कोड तो नहीं है जो आगे जाके मेरे को नुकसान पहुंचाए? तो हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं और उसके बाद पूरे डेटा का अग्नि परीक्षा लेते हैं, इसको नेटवर्क में डाल देंगे और नेटवर्क से जो भी डेटा इधर आ रहा है या उधर जा रहा है, उसको ये एनालाइज करेगा और अगर सही होगा तो पास करेगा, नहीं तो ड्रॉप कर देगा। अगर सही होगा पैरामीटर्स में तो पास करेगा, नहीं तो गिरा देगा, ड्रॉप कर देगा। तो ये काम रहता है फायरवॉल का। फायरवॉल को हम नेटवर्क पे लगा सकते हैं, आपके कंप्यूटर में भी एक फायरवॉल सेटअप कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। कुछ इस तरह का नज़र आता है, ये छोटा सा डब्बा होता है और ये नेटवर्क पे कॉन्फ़िगर हो जाता है और इसके रूल्स हम बना लेते हैं कि ओके, इस चीज़ों को चेक करना है, वो उसके बेसिस पे डेटा चेक करेगा। अगर ये रूल्स पास हो रहे हैं, यानी जैसे सिक्योरिटी गार्ड है ना, आई कार्ड चेक करता है, अगर आई कार्ड है तो जाने देगा, नहीं तो भाई नहीं जा सकते, वहीं पे वापस नेटवर्क में घुसने ही नहीं देगा। दैट इज व्हाट फायरवॉल इज ऑल अबाउट। बहुत बहुत तरह के फायरवॉल्स होते हैं, हम इसके बारे में धीरे धीरे समझेंगे। जानना बहुत ज़रूरी नहीं है, बट क्योंकि हम एक प्रॉपर कोर्स कर रहे हैं तो जनरली हम सारे टाइप ऑफ फायरवॉल्स को कवर कर देते हैं। रिक्वायरमेंट नहीं है बहुत डीप में जाने की, बट समझा देता हूँ। एक पैकेट होता है, अब जो डेटा है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है नेटवर्क पे? नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम्स आप बताइए इमेजिनरी, जो आपके दिमाग में आती है कि नेटवर्क के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर प्रॉपर आईपी एड्रेस नहीं ठीक होगा तो ये काम नहीं करेगा फास्ट ट्रैवल। ठीक है सर। और उसके बाद ओ, और क्या है, स्विच स्विच का भी प्रॉब्लम होगा तो ठीक काम नहीं करेगा। ठीक है सर। उसके बाद मोडेम का भी थोड़ा जरूरत है। हम्म। ठीक है, बस और क्या, नेटवर्क कंजक्शन जो ये होता है। कॉन्फ़िगरेशन। हम्म। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपका नेटवर्क चल रहा है, चलते नेटवर्क की क्या प्रॉब्लम है? चलते नेटवर्क की ये जो प्रॉब्लम होता है, जो मेन जो ये होता है, जो प्रोवाइडर होता है, प्रोवाइडर अगर कुछ ये सिस्टम में कुछ अप एंड डाउन होता है तो हम्म। बफरिंग होता है ना, हम्म। करेक्ट। बिल्कुल सही। यही जैम चीज जो होता होता है। हाँ, है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हैंग हो जाता है, जैम हो जाता है, बफरिंग स्टार्ट हो हाँ, जाती है। हाँ, हाँ, हाँ।
क्योंकि इसको बोलते हैं। आपका आपका पास 10 तो ये है, हम्म, लोड लेने का ये है, हम्म, परमिशन हम्म, है। अगर आपको 20 तो लोड दे दे, लेकिन हम्म, सेम कॉन्फ़िगरेशन में तो आप नहीं ये कर पाओगे। इसके लिए पहले आपको ज्यादा से ज्यादा ये करना पड़ेगा, हम्म, स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आप ये लोड दे सकते हो। करेक्ट। इस चीज का नाम है बैंडविड्थ। हम्म जब आपका 4G था, आज हम हम्म 5G भी यूज कर रहे हैं। उससे हम्म पहले जब नेटवर्क होता था, आई थिंक 2G था, तो हम्म 2G के अंदर इंटरनेट आता ही नहीं था इतना फास्ट। क्यों? नहीं। क्योंकि लोड लेने की कैपेसिटी नहीं थी, बैंडविड्थ नहीं हम्म, थी। 4G आने के बाद बैंडविड्थ बढ़ गया, हाँ, इंटरनेट तेज हो गया। 5G आने के बाद बहुत अच्छा हो गया। बहुत अच्छा तो हो गया। है ना जी। तो आज ऐसा है कि 5G पे तो हम फोन से ही सब कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा नेटवर्क बहुत फास्ट हो गया है। हमें फास्ट हो गया। फोन से ही को ही हम एक्सेस पॉइंट बना के टीवी भी चला रहे हैं, उससे डेटा दे रहे हैं। हम्म तो हमें एक्चुअली फोन के डेटा से ही सारा काम करने की हमें जरूरत, अभी और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। फोन के डेटा से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। तो क्या डिफरेंस आ रहा है इस नेटवर्क में, पुराने नेटवर्क और आज के नेटवर्क में? बैंडविड्थ बढ़ रहा है, डेटा हाँ। भेजने की कैपेसिटी बढ़ रही है, वीडियो स्ट्रीमिंग कर पा रहे हैं, हैवी हैवी फाइल्स को ट्रांसमिट कर पा रहे हैं इजीली। तो जब ऐसा हो रहा है, तो हमारे नेटवर्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब होता है कि पैकेट जो फ्लो होता है नेटवर्क पे, ये आपको मेरे को दिखाना जरूरी है। हाउ पैकेट फ्लोज ऑन अ नेटवर्क, हिंदी। ओके, लेट्स सी। देखिए, काफी आई थिंक इंटरेस्टिंग लग रहा है। नहीं, अभी हम यहाँ तक, पिंग मैसेज में बाद में कराऊंगा। लेट्स सी दिस। अभी नहीं, अभी यहाँ तक हम पहुंचे नहीं, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। बट मैं क्या कहना चाह रहा था कि नेटवर्क पे डेटा अगर फ्लो हो रहा है, और पैकेट्स को, पैकेट अगर ये आपको मैं स्लाइड शेयर नहीं कर पा रहा शायद। या अगर हम पैकेट फ्लो नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, हाँ, यहाँ से समझते हैं। मैं ही समझाता हूँ, क्योंकि वो काफी दूसरे लेवल पे जा रहे हैं अभी। अगर एक कंप्यूटर से दूसरे सर्वर पे या दूसरे कंप्यूटर तक डेटा जाना है, तो अगर 1 GB की फाइल है, मान लीजिए एक हैवी फाइल है, तो किस तरह ट्रैवल करती है फाइल?
स्विच हेलो, या वो छोटे छोटे वन। पीसेज में, छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड हो जाती है, और उन छोटे छोटे पीसेज पैकेट्स बोलते हैं। जो पैकेट्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं, मान लो हजारों करोड़ों पैकेट्स बन जाएंगे उसके, छोटे 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 छोटे। क्यों? क्योंकि नेटवर्क का थ्रूपुट, नेटवर्क की बैंडविड्थ को हमें चोक नहीं करना, क्योंकि एसी नेटवर्क में हजारों कंप्यूटर अपना ट्रांसमिशन साथ में कर रहे हैं। जैसे गाड़ियां निकलती हैं, ट्रैफिक बनता है, ऐसे ही नेटवर्क पे हजारों पैकेट हैं। तो हम एक पैकेट का साइज रखते हैं, जो एक मिनिमम साइज रखते हैं, और वो बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट अब यहाँ पे इस सर्वर ने डाल दिए, और ये गया स्विच में। स्विच जो रहता है इंटरनल नेटवर्क का रहता है, इंटरनल ने बोला कि भाई ये सारे के सारे पैकेट बाहर वाले के हैं, उसने इंटरनल पे ना डाल के बाहर डाल दिया राउटर पे। राउटर ने देखा ओके इसका डेस्टिनेशन है दिल्ली का, तो इसने डाला ओके दिल्ली वाला राउटर कौन सा है, मेरे सबसे पास वाला राउटर ऐसे 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 दिल्ली तक पहुंच गया, तो दिल्ली का राउटर के पास वो पैकेट आ गया। दिल्ली का राउटर ने देखा कि हाँ भाई दिल्ली का ही है, अब कौन सी लोकेलिटी का है, कौन से, उसने डाल दिया स्विच के पास, जो जिस स्विच तक जाना है। स्विच स्विच ने कहा हाँ भाई मेरे ही डिवाइस का है, और ये सारे पैकेट्स एक 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 करके इधर तक आ गए। तो जब ये सब हो रहा है, इसमें दो प्रॉब्लम है जो मैं बताना चाह रहा था, वो है लॉस ऑफ पैकेट एज वेल एज बैंडविथ कंजम्पशन की, हमारी जो है डिले होता है पैकेट्स पहुंचने में। तो अगर हम लाइव जूम कॉल कर रहे हैं और हमारा बैंडविथ अच्छा नहीं है, तो बफरिंग होगा, जैसे आपने कहा था यूट्यूब वीडियो बफर होती है, या फिर हम कर रहे हैं तो डिले आना शुरू हो जाएगा। उस डिले को बोलते हैं लेटेंसी, कि मैं बोल तो अभी रहा हूँ, आपको 2 सेकंड के बाद सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि डेटा आने में ही यहाँ पे फंसा हुआ है कहीं पे, और धीरे धीरे आया है, उसमें लॉस भी हो गया, तो इसने दोबारा से उससे मांगा होगा कि भाई 20 पैकेट मिस हो गए हैं, तो ये फिर से 20 दोबारा भेजेगा। तो ये सब होने में थोड़ा सा अगर डिले हो जाता है तो देर इज अ लेटेंसी, वो लेटेंसी आनी शुरू हो जाती है। तो हमारे नेटवर्क की ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो हमारे को समझना ज़रूरी है। वो नेटवर्क के इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से, एक नेटवर्क अच्छा चले उस हिसाब से अगर हम सोचें तो है, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई साइबर अटैक हो रहा होता है तो भी यही वाले सिम्टम्स आते हैं। मान लो अगर यहाँ पे किसी अटैक हैकर ने हमारे एक पर्टिकुलर डिवाइस को चोक कर दिया, इस डिवाइस को ख़राब कर दिया, तो भी सेम चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। क्या? चीज़ें हैंग होनी शुरू हो जाएंगी, नेटवर्क चलना बंद हो जाएगा, बफरिंग शुरू हो जाएगी। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है साइबर सिक्योरिटी में कि दो तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं। एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ये एक फंक्शनल प्रॉब्लम हो सकती है, डिवाइस ख़राब हुआ हो सकता है। तो हमें ये पहले वेरीफाई करना ज़रूरी होता है कि क्या ये साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है या ये नॉर्मल प्रॉब्लम है जिसको हम नॉर्मल लोग सॉल्व करेंगे। तो वो एक चीज़ फैक्टर रहता है हमेशा। और फायरवॉल जो है, जैसे मैंने आपको बोला, ये चेक करती है हर पैकेट को कि इसके अंदर कोई हैकर ने अपना कोड तो नहीं डाल दिया, गलत पैकेट तो हमारे नेटवर्क में नहीं जा रहा है एंड ऑल दैट, ताकि हम बचे रहें। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फायरवॉल होती हैं। पैकेट फिल्टरिंग होती है, हर पैकेट को ये फिल्टर करती है, अगर सही है तो ही वो पैकेट अंदर जाएगा। आपकी 1 GB की फाइल थी, 1 करोड़ पैकेट बन गए, अगर वहां पे 1 करोड़ प्लस एक पैकेट आ रहा है तो वो उस पैकेट को नहीं जाने देगी, खाली लेजिटिमेट पैकेट जो करेक्ट पैकेट हैं वही आपके नेटवर्क में जाएंगे। सर्किट लेवल पे रहती है, एप्लीकेशन लेवल पे जो नेक्स्ट जनरेशन आजकल लेटेस्ट चल रही है, एप्लीकेशन लेवल मतलब लेयर 7, आपके डिवाइस के अंदर, आपके ब्राउजर के अंदर भी फायरवॉल सेटअप हम कर सकते हैं। ये लेटेस्ट फायरवॉल है, ये इंश्योर करेगी कि इवन कंटेंट फिल्टरिंग भी हो जाए। कई बार बच्चे बच्चों वाला घर होता है, तो हम ये भी देखते हैं कि भाई कौन सा कंटेंट अलाउ करना है, कौन सा नहीं करना है। तो वो वाला भी लेवल ऑफ कंटेंट फिल्टरिंग हम इस लेयर 7 फायरवॉल के बेसिस पे कर पाते हैं। कमिंग टू अ DHCP सर्वर, नाउ हम IP के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वाला डिवाइस बहुत ही ज़रूरी है समझना। इस DHCP सर्वर, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर, इस सर्वर का कोई काम नहीं है। इस सर्वर का काम ये है कि जो आपके नेटवर्क पे डिवाइसेस हैं उनको IP एड्रेस देना, क्योंकि मैंने बोला था IP एड्रेस फिक्स नहीं होता, ये नेटवर्क पे अलोकेट होता है।
तो ये सर्वर जो है ये इसका काम ही ये है कि ये आईपी एड्रेस देता है, डायनेमिकली चेंज करता रहता है, होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो अगर मुझे कोई डिवाइस है, आज की डेट में फ़ोन है, नया फ़ोन खरीदा, घर में आए, वाईफाई पासवर्ड डाला, कनेक्ट हो गया। हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, 10 फ़ोन लगाने हैं, बस पासवर्ड डाला, चालू हो गया। बट वो फ़ोन नेटवर्क पे कब आ रहा है? जब उसका आईपी एड्रेस मिल रहा है उसको, मैक एड्रेस उसका असाइन ऑलरेडी जो है वो नेटवर्क पे आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कैसे हो रही हैं, अपने आप कैसे हो रही हैं? हम तो बस पासवर्ड डाला और हो गया, बट पीछे क्या चल रहा है, बैकएंड पे क्या चल रहा है? बैकएंड पे ये सर्वर जो है ये अपना काम कर रहा होता है, ये उसको आईपी एड्रेस असाइन करता है, चेक करता है कि ओके ये नया होस्ट है, इससे पासवर्ड पूछा, इसको पासवर्ड पता है, तो ठीक है भाई, ले तेरा आईपी एड्रेस ये है, अब से तेरा आईपी एड्रेस ये हो गया, और बीच बीच में चेक कर करके चेंज भी करता रहता है। सो इट ऑटोमेटिकली असाइंस आईपी एड्रेस टू द होस्ट, इट ऑटोमेटिकली असाइंस आईपी एड्रेस टू द होस्ट। उससे फायदा क्या होता है कि हमें अलग से बैठ के मैनुअली बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती। नहीं तो पहले ज़माने में ये नेटवर्क पे लाने के लिए काफ़ी सारे कोड, यू विल हैव टू, आपको पेज में जाके कोड्स लिखने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। अब वो सब नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि डीएचसीपी सर्वर ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन कर देगा, वो मैनेज कर रहा है सारा का सारा। एक और है कि फ़ोन भी आजकल हम इंटरनेट पे चलाने लगे हैं, तो आईपी फ़ोन्स भी बहुत चल पड़े हैं। कंपनीज़ में जनरली होते हैं, हम तो मोबाइल पे ही रहते हैं, लेकिन कंपनीज़ में वॉइप फ़ोन्स भी, इन फ़ोन के अंदर बहुत सारी सर्विसेज आ गई हैं, फ़ोटो भी देख सकते हो, वॉइस तो है ही, तो इनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि बैंडविड्थ ज़्यादा है। तो जब हम इन नेटवर्क पे चीज़ों को डाल रहे हैं, तो जो चीज़ें हैं जिनसे इनको कनेक्ट करते हैं, जिन चीज़ों से हम अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं नेटवर्क पे, वो भी जानना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो भी नेटवर्किंग के पर्सपेक्टिव से, नेटवर्किंग को समझने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम नॉर्मली कोएक्सियल केबल यूज़ करते हैं, ट्विस्टेड पेयर यूज़ करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स केबल यूज़ करते हैं। तो ये केबल्स जो होती हैं ये इंश्योर करती हैं कि कितना बैंडविड्थ आपको मिल रहा है। फाइबर ऑप्टिक लाइट का इस्तेमाल करती है, बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ होती है। ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल की उतनी बैंडविड्थ नहीं होती। ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल में लॉस का डिफरेंस आता है। अगर आप ट्विस्टेड पेयर यूज़ कर रहे हैं या कोएक्सियल यूज़ कर रहे हैं, तो डेटा लॉस कितना होगा, कितनी दूर तक आप उसको कैरी कर पाएंगे कॉपर की तारों में। सो ईथरनेट जो होती है जनरली कॉपर की तार होती है, इसके अंदर 8 कोर्स होते हैं, अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के, और ये CSMA CD या कोलिजन अवॉइडेंस या कोलिजन डिटेक्शन को सपोर्ट करती है। और ये 802.3 स्टैंडर्ड, अगर हम इसको इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी में बात करें, तो 802.3 स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, जो जिसके बेस पे ये बनी हुई है, जिसके बेस पे डिज़ाइन की गई हुई है। तो देखिए अलग अलग टेक्नोलॉजी है, जस्ट समझने के लिए, ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप समझने के हिसाब से देखें तो ईथरनेट अगर कैट 3 टेक्नोलॉजी वाली खरीदते हैं तो 100 मीटर तक और 10 Mbps तक ही बैंडविड्थ मिलेगा। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? हम्म 10 Mbps तक ही बैंडविड्थ मिलेगा। 10 Mbps बहुत कम बैंडविड्थ है, आज के ज़माने के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। नहीं फिर कैट 5 आया, इसको हम फास्ट ईथरनेट बोलने लगे। अगेन कॉपर की तार ही है, इस तरह की हम्म ट्विस्टेड पेयर है ये, हम्म बट 100 मीटर्स तक इसको भी यूज़ कर पाएंगे। लेकिन कितना मिल जाएगा? 100 Mbps। 100 Mbps एक टाइम पे अच्छा खासा स्पीड होता था, लेकिन आज के टाइम में तो 100 Mbps वाईफाई में भी इससे ज़्यादा मिलने लगा है। तो 100 हम्म Mbps भी आज के टाइम में हमारे लिए कुछ नहीं है। फिर काफ़ी टाइम तक कैट 5E लैन केबल चला। कैट 5E का 100 मीटर ही था, लेकिन 1 GB बढ़ गया था, जो बैंडविड्थ था वो 1 GB हो गया था। 1 GB में अच्छी स्पीड थी, बटन दबाओ
मूवी डाउनलोड, बटन दबाओ, मूवी डाउनलोड। 5e एक रेवोल्यूशन लेके आया था कि आपका सीधा जंप 100 Mbps से 1 1 GB GB। 10 टाइम्स ज़्यादा हो गया। और ये आते ही काफ़ी अच्छा लैन के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई थी। इनके साथ फिर कैट 6 आया, आई थिंक 2005 के आसपास कैट 6 आ गया था। हम्म। इसके अंदर 2 वर्जन आ गए थे। उसके अंदर 1 Gbps था और 10 Gbps था। और 10 Gbps बहुत ही ज़्यादा सर्वर रूम वगैरह में लग रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज में लग रहा है। लिमिटेशन था कि 55 मीटर, ऑलमोस्ट हाफ हो गया था, उसका रेंज हाफ हो गया था। बट अगेन 1 GB से सीधा जंप मिल गया आपको 10 Gbps में। और कैट 6A अगेन 100 मीटर तक उसने डिस्टेंस को भी कवर अप कर लिया और 10 Gbps ही रखा। एंड कैट 6 अभी इस समय एट प्रेजेंट कैट 6E हम बोलते हैं, वो वर्जन इस समय चल रहा है, वो स्टैंडर्ड चल रहा है। ये कॉपर की तारें हैं और ये 10 Gbps 100 मीटर तक इजीली लेके जाती हैं। उसके बाद आपको अगर और एक्सटेंड करना है तो बूस्टर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। क्या लगाने की जरूरत है? बूस्टर, बूस्टर सर, बूस्टर। अच्छा। तो आपको अपने उसको सिग्नल को बूस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो पैकेट लॉस, डेटा लॉस स्टार्ट हो जाता है। दूसरी जगह पे कंप्यूटर लग गया तो कंप्यूटर भी बूस्टर की तरह ही काम करने लगता है। तो नॉर्मली एक नेटवर्क में दो कंप्यूटर के बीच में 100 मीटर से ज़्यादा का गैप नहीं होता। यही कारण है कि नॉर्मली जो कंप्यूटर्स हैं, मैक्सिमम गैप जो परमिटेड होता है स्विच टू कंप्यूटर, दो डिवाइसेस के बीच में 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होता। एक पुराने ज़माने की केबल हुआ करती थी, कोएक्सियल केबल, जैसे हम्म। आजकल हम ट्विस्टेड पेयर यूज़ करते हैं। इन पतली पतली वारों को आपस में ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्टेड पेयर हो गई। ये होती थी कोएक्सियल। ये एक एक्सिस में मल्टीपल केबल रहती थी, जैसे केबल केबल कनेक्शन कोएक्सियल से आता था। सेंटर की मेन कोर तार होती थी, उसके अराउंड मल्टीपल तार्स होती थी। तो वो वाली भी यूज़ होती थी नेटवर्किंग के लिए, कोएक्सियल। सेंट्रल कंडक्टर, इंसुलेटर उसके ऊपर, और उसके ऊपर मेटेलिक शील्ड, एक जैकेट डाल देते थे। उससे क्या फ़ायदा होता था कि जो इंटरफेरेंस होता था, इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस, बहुत सारी तारें आपस में, गुच्छा बना हुआ है तारों का, और वो जब जा रही हैं तो सिग्नल्स आपस में इंटरफेयर करते थे, तो वो चीज़ प्रिवेंट होती थी जब हमें मेटेलिक शील्ड उसके ऊपर लगा देते थे। तो इस तरह का कनेक्टर के साथ हमने केबल बहुत देखा है। आजकल भी अगर आप देखें तो, अगर आपने टाटा स्काई ले रखा है या वो ले रखा है, तो ये कोएक्सियल पे ही आपका पूरा का पूरा आता है। और इसमें जो लॉसेस होते हैं कि भाई सिग्नल वीक ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो उसके ऊपर ये मेटल का जो शील्ड लगा देते हैं, उससे बहुत फ़ायदा होता है। केबल टीवी एंड ब्रॉडबैंड के अंदर ये तार एक टाइम पे बहुत यूज हुई है। और इस कनेक्टर को बोलते हैं बीएनसी कनेक्टर। इस टाइप ऑफ कनेक्टर को बीएनसी कनेक्टर बोलते हैं। और ट्विस्टेड पेयर जो है, ये 4 पेयर है। एक, दो चीज़ों को पेयर बोलते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर में ये 8 तारें होती हैं, इसके 4 पेयर बनते हैं। और इस 4 पेयर को हम ठूसते हैं RJ45 कनेक्टर में, तो इसको क्रिम्पिंग बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्रिम्पिंग बोलते हैं। तो ये एक प्रॉपर कोड के साथ रहता है कि वाइट, ग्रीन, वाइट, रेड, ब्लू एंड ब्राउन। और इनको हम एक तरह से इसके अंदर एक सीक्वेंस के हिसाब से इस RJ45 के अंदर घुसा के उस क्रिम्पिंग टूल से क्रिम्प कर देते हैं, दबा देते हैं। तो जो वो पैटर्न है उसके बेस पर कनेक्टिविटी सही रहती है। बेसिकली हम नेटवर्क पे डालना क्या चाह रहे हैं, जीरोज और वन है, वोल्टेज डालना चाह रहे हैं जीरो और वन के अंदर। तो हम नहीं चाहते कि वो डेटा लॉस हो, तो इसलिए ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही क्रिम्पिंग करनी बहुत ज़रूरी है।
So 4 twisted pairs of wires with RJ45 connector, balance pair operations with plus and minus signal, equal opposite signal. They are called twisted pair. Twisted pair क्योंकि दो पेयर को ट्विस्ट कर करके हमने बनाया है ट्विस्टेड पेयर। आपस में जो क्रॉस टॉक है, इससे क्या मिल रहा है कि जो आपस में तारों के ऊपर जो इंटरफेरेंस होती थी वो बंद हो गई, नॉइस बंद हो गया, 100 मीटर का डिस्टेंस हमें मिलने लग गया सिग्नल्स के, सिग्नल लॉस कम हो गया। तो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से जो लैन की हम यूज़ करते हैं, इससे हमें ये सब अचीव हुआ, 100 मीटर तक बिना किसी प्रॉब्लम के हम सिग्नल को रिसीव कर पा रहे हैं। और ट्विस्टेड पेयर के ऊपर अगर आप शील्ड भी डाल दो, अगर उस पर एक मेटल का जैकेट भी लगा दो, तो उससे और भी फ़ायदा होता है। अगर हम शील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूज़ करें, मेटल का उसका कवर लगा होता है, तो उसमें लॉस और कम हो जाता है उससे, और उसको दूर तक हमें डिस्टेंस तो 100 ही मिलता है, लेकिन जो लॉस है, तो क्वालिटी ऑफ डेटा है वो बढ़ जाती है। बिकॉज हमारी प्रॉब्लम, जब हम कॉपर की तारों पे डेटा भेजते हैं, तो हमारी सबसे बड़ा हमारा एनिमी है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के बारे में आपको आइडिया है सर? नहीं। ओके, नॉट नॉट अ प्रॉब्लम। ये क्योंकि हम नेटवर्किंग समझ रहे हैं, ये सारा आपको साइबर सिक्योरिटी में इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट बिकॉज हम ये नेटवर्किंग कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। सो इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा वो मत सोचिएगा कि बहुत टेक्निकल हो रहा है, इतना टेक्निकल हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। 90% साइबर सिक्योरिटी नॉन टेक्निकल ही चला रहे हैं। तो बट अगर आपके इंटरेस्ट में कुछ है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं आपको समझा सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है सर? बोली बोली। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्या होता है? जब एक्चुअली जब बिजली जाती है तार में, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स, हर मॉलिक्यूल जो है 3 चीज़ों से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है? और उस मॉलिक्यूल के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो बिजली क्या है, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेट मतलब कि चुंबकीय है, उसके अंदर क्षमता होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो अगर दो मैग्नेट आप लेके जाओ और आपस में अगर सेम डायरेक्शन से लगाओ, साउथ साउथ मैग्नेट का लगाओ तो रिपेल करते हैं, और नॉर्थ और साउथ लगाओ तो अट्रैक्ट करते हैं। ये बात तो आपने खुद प्रैक्टिस एक्सपीरियंस किया होगा ना, दो मैग्नेट कई कई बार चिपक जाते हैं और कई बार रिपेल करते हैं। तो जब ये बिजली भी जा रही होती है, तो इसमें थोड़ी बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है और दो तारे बहुत पास में जा रही होती हैं, तो आपस में वो इलेक्ट्रॉन्स को कई बार इंटरफियर करते हैं, रिपेल करने लग जाते हैं, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब वो मैग्नेटिज्म की वजह से यहाँ पे लॉस ऑफ डेटा होना शुरू होता है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रो, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो उसकी वजह से बन रही है, और उसकी वजह से जो हमें इंटरफेरेंस हो रहा है, इस प्रॉब्लम का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। और उसको प्रिवेंट करने का एक तरीका ये है कि हम उसके ऊपर एक मेटल का कवर लगा दें, ताकि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाए। दैट इज द रीजन वाई वी पुट दिस मेटल शील्ड्स ऑन टॉप ऑफ इट। थोड़ा बहुत आइडिया लगा सर? हाँ, लगा। ठीक है सर। सो जब दो पेयर को हम ऐसे ट्विस्ट कर रहे हैं, दो 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 का पेयर बना रहे हैं, तो हम एक तो डेटा के बीच में थोड़ा सेपरेशन डाल रहे हैं, फिजिकल गैप डाल रहे हैं, तो हमारा जो ये मैग्नेटिक प्रॉब्लम है वो कम हो रहा है। दूसरा, हम इजीली सेग्रीगेट कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, छोटे छोटे 4 के ग्रुप बना रहे हैं, तो हमारा डेटा काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में अब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, आपस में क्रॉस टॉक, आपस में कोलाइड नहीं कर रहा। यानी कि मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हो, वो चीज़ नहीं हो रही। एक टाइम पे एक ही बंदा
बोल रहा है, उस टाइप का हमने इन्वायरमेंट बना दिया है। क्रॉस टॉक खत्म हो गई है, इंक्रीज हो रहा है, सिग्नल का जो लॉस था वो कम हो गया, तो सिग्नल बढ़ गया और फास्टर स्पीड मिल गई हमें, स्पीड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमारा सेग्रीगेट हो गया प्रॉपरली, ऐसे हम अलग अलग के ग्रुप में बना रहे हैं और उसके ऊपर शील्ड भी लगा रहे हैं, तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती हैं। तो ट्विस्टेड पेयर के हमने स्टैंडर्ड ऑलरेडी समझ लिए थे कि कितने जीबी तक और कितना डिस्टेंस तक, और ये कॉपर की तारें हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने ईथरनेट केबल के अंदर। अलग अलग तरह के कनेक्टर अलग अलग तरह के होते रिक्वायरमेंट्स में रहते हैं, इतना जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। नेटवर्किंग के लिए ज़रूरी है, साइबर सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी नहीं है। तो जब आप अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, आप नेटवर्क बना रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अलग अलग कनेक्टर लगते हैं ताकि वो अलग अलग डिवाइसेस में जा सकें। ये फ़ोन वाला है जो पहले फ़ोन में छोटा वाला लगता था, RJ10। फिर ये DB25 एंड DB9 भी आजकल यूज़ नहीं होता। ये नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर अलग अलग कनेक्टर्स यूज़ होते हैं। कुछ भी नहीं है, बेसिकली तार है जो ठूसनी है, लेकिन हमें पता होनी चाहिए कि भाई 2 पिन प्लग है या 3 पिन प्लग है, किस तरह का सॉकेट लग रहा है। तो वो नॉलेज जो है एक नेटवर्किंग वाले बंदे को होना ज़रूरी है। अब हम आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो हमें फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू दोनों ही तरीके से जानना ज़रूरी है। जिसने रेवोल्यूशन एक्चुअली लाया है कि हम भाई 5G पे कैसे आ गए, हम नेटवर्क की स्पीड इतनी ज़्यादा क्यों हो गई है, वो है ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर केबल की वजह से। आपको आइडिया है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में सर? थोड़ा बहुत है, हम्म। ज्यादा नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर क्या, अब तक हमारी प्रॉब्लम क्या थी, हम खाली तारों कॉपर की तारों पे ही बिजली को भेजते थे और डेटा को उसी तरीके से समझते थे। इस हम्म। टेक्नोलॉजी में क्या किया हमने हमने लाइट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे वॉचमैन जाता है और यू नो कई बार दो, नॉट वॉचमैन बट दो अगर सिपाही खड़े हैं और उनको सिग्नल करना है बॉर्डर पे, तो क्या कुछ कोड भी बना सकते हैं कि भाई मैं 2 बार टॉर्च को अगर ऑन ऑफ करूंगा हम्म। तो ये समझ लेना कि भाई हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। 3 बार ऑन ऑफ करूंगा तो भाई ये समझ लेना मुझे भूख लगी है, नीचे बोलो खाना लेके आए। तो अलग अलग कोड हम लाइट से बना सकते हैं, और उसके क्योंकि फाइनली तो हमें इंफॉर्मेशन ही भेजनी है, हमारे हम्म। को एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन भेजनी है, और हमारी इंफॉर्मेशन का पैटर्न खाली ऑन ऑफ ही है, या तो 0 है या 1 है ना। जो बिट्स और बाइट्स कंप्यूटर पे चलती हैं, या 0 होता है या हम्म। 1। तो ऑन एंड ऑफ तो हम लाइट से भी कर सकते हैं, हमें वोल्टेज की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारी ये कॉपर तार और उसकी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, और लाइट बहुत आगे तक ट्रैवल करती है। लेकिन लाइट को कैप्चर करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए पहले हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, और इस ऑप्टिकल केबल के इन्वेंशन के बाद हमारे को ये कैपेबिलिटी मिल गई कि इन तारों पे, इन फाइबर्स की प्रॉपर्टी है कि हाँ। इस हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, आप कॉल पे हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं। अच्छा। तो इन इन तारों की प्रॉपर्टी यह है कि इन तारों के अंदर लाइट को हम कैप्चर करके किलोमीटर किलोमीटर दूर, तो समुंदर के नीचे हाँ, लाखों किलोमीटर की ये तारें बिछी हुई हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। क्यों? क्योंकि एक एंड से दूसरे एंड लाइट को ये कैरी कर सकती है, और ये उस तो लाइट के ऊपर अगर हम एक कोड लगा दें तो हम इंफॉर्मेशन को भी वहां पहुंचा सकते हैं। तो ये एडवांटेज हो गया कि बैंडविड्थ की कोई कमी नहीं। हाँ। 100 GB क्या चाहिए, आप 200 GB ले लो, बैंडविड्थ की कोई कमी नहीं। लाइट आपस में टकराती भी नहीं जैसे वोल्टेज टकराती थी, आपस में इंटरफेयर भी नहीं करती है, मैग्नेट वाला प्रॉब्लम भी खत्म हो गया। तो ये सब होने की वजह से हमारे 4G आया और 5G आया। क्यों? क्योंकि
जो दूर दूर तक भेजना है वो सब ऑप्टिकल फाइबर पे भेजते हैं, और पास आने के बाद हम कॉपर पे कन्वर्ट करते हैं। आज की टेक्नोलॉजी ये है कि जो हम छोटे से डिस्टेंस के लिए 100 मीटर 200 मीटर के डिस्टेंस के लिए हम कॉपर में आ जाते हैं, और उससे ज़्यादा अगर होता है तो हम फाइबर ऑप्टिक यूज़ कर लेते हैं, ताकि सारी प्रॉब्लम हमारी कम हो जाए, और हमारा नेटवर्क की जो बैंडविथ है, जो आप कह रहे थे ना कि बर्फरिंग हो रही है और लेटेंसी इश्यूज हम्म, हो रही हैं, वो सारी चीज़ें फाइबर ऑप्टिक्स की वजह से सॉर्ट आउट हो गई हैं, रिजॉल्व हो गई हैं। तो हमारे को क्या क्या अचीव हो गया? हाई बैंडविथ मिल गया, लॉन्ग डिस्टेंस मिल गया। हम्म, ये दोनों चीज़ें हमें मिलते ही हमारा नेटवर्क जो है उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो हमें फाइबर ऑप्टिक, अगर हमें ज़्यादा उसके टेक्नोलॉजी में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट उसके एडवांटेज को समझने की ज़रूरत है कि हमें बैंडविड्थ ज़्यादा मिल गया और हमें डिस्टेंस काफ़ी लंबा मिल गया। देर आर टू टाइप्स, अगर फॉर जस्ट फॉर नॉलेज से, कि मल्टी मोड फाइबर होता है, सिंगल मोड होता है। यानी कि आप छोटे डिस्टेंस में मल्टी मोड डाल सकते हो, और सिंगल मोड यानी एक ही कोर रहेगा, और वो 200 किलोमीटर तक इजीली एक सिटी से दूसरे सिटी तक आपका लाइट का डेटा लेके जा सकता है। एंड यू कैन सी दैट 75 माइल्स एट 400 जीबीपीएस। तो मतलब बैंडविथ जो है, हम 1 जीबीपीएस, जीबीपीएस मतलब जीबी, तो 400 जीबी का आपको बैंडविथ दे रही है ये। कहाँ हम 1 जीबी 10 जीबी में इतना खुश हो गए थे, और फाइबर ऑप्टिक के आते ही हमें कितना मिलने लग गया? 400 जीबी। और 75 माइल्स मतलब ऑलमोस्ट 125 130 किलोमीटर तक। जो पहले 100 मीटर मिलता था, अब मुझे मिलने लगा 130 किलोमीटर। तो बताइए, है ना, चेंजेस आ गए। लाइफ बहुत सिंपलर हो गई, लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गया, बिकॉज हमारी कैपेबिलिटी एकदम से बहुत गुना बढ़ गई, बहुत ज़्यादा गुना बढ़ गई। तो फाइबर ऑप्टिक अगर आया है तो उसको कनेक्ट भी करना पड़ेगा। तो नॉर्मली इस तरह का दिखता है उसका कनेक्टर, जो सिंगल कोएक्सियल का केबल आ रही होती है, उसके एंड में ये ऐसे, और इसमें लाइट भी दिखती है। अगर आपने नहीं देखा है तो मतलब मैंने इसमें काम किया हुआ है, तो इसके एंड में अगर आप ध्यान से देखें ना, मोबाइल कैमरा से जूम करके, तो एंड में लाइट आती हुई भी दिखती है। तो क्योंकि इसमें ट्रैवल तो लाइट ही कर रही होती है। तो ये होती है हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल एंड कनेक्टर्स। तो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इस कनेक्टर को? बिकॉज फाइबर केबल थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर है, डेफिनेटली कॉपर से तो एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो हम्म, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है। बट यू कैन परफॉर्म मच लॉन्गर नेटवर्क केबल रनिंग। तो मतलब डिस्टेंस बहुत दे रही है, और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि वो आज बदलनी पड़ रही है और कल बदलनी पड़ रही है। तो लॉन्गर रन में वो अपने एक्सपेंस को, अपने कॉस्ट को कवर कर लेती है। आप 100 मीटर से सीधा 200 किलोमीटर पे पहुंच गए हो, तो यानी आप मतलब सीधा चांद पे पहुंच गए हो। तो इतना फर्क है इस टेक्नोलॉजी में। यू कैन डिक्रीज द नेटवर्क इक्विपमेंट कॉस्ट एंड स्विच एंड राउटर एक्सेट्रा। अब जो राउटर इतने सारे लगते थे, इधर से उधर उधर से इधर राउटर को भेजने में, अब आप वो भी कम कर सकते हो, क्योंकि तार ही आपकी 200 किलोमीटर तक सीधा डेटा ले जाएगी। तो दे दीज आर द एडवांटेज, जिसकी वजह से नेटवर्क की कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो केबल सिलेक्ट जो करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या नेटवर्क चाहिए, कितनी उसकी स्पीड चाहिए, कितने डिस्टेंस पे चाहिए, अलग अलग टेक्नोलॉजीज हमने समझी, उसके बेस पे हम अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं कि कॉपर की तार लगानी है कि फाइबर ऑप्टिक लगानी है। वो कॉपर की तारों में भी अलग अलग तरह की आती हैं, कौन सी हम सिलेक्ट करें। और फाइबर ऑप्टिक में भी दो दो तीन वर्जन के हैं कि कौन सा हम सिलेक्ट करें। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब आप सक्षम हैं अपने नेटवर्क को कंप्लीटली डिज़ाइन करने के, क्योंकि आपको पता है कि किस किस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो नेटवर्किंग अगर हम करना चाहें, और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कि कॉपर के क्या डिसएडवांटेज हैं, फाइबर ऑप्टिक के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। तो उसके बेसिस पे अगर आपको पता है तो आप इजीली अपने नेटवर्क को डिज़ाइन कर पाएंगे।
तो कमिंग बैक टू इंटरनेट प्रोटोकॉल, जब हमने नेटवर्क के हार्डवेयर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लिया, अब ये जो नेटवर्क प्रोटोकॉल है उस पे हम डिस्कशन कल करेंगे। इसके अंदर अब आपको कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, कोई मन में डाउट है, और या आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकली ज़्यादा लगा इसको, तो आप मुझे प्लीज़ कन्वे करिए। मैं अकॉर्डिंगली अपना टीचिंग का जो तरीका है उसको मॉडिफाई कर लूँगा सर। ना ठीक है, आप जो ये समझा रहे थे ये सब ठीक। मेरा किया हुआ था, तो हाँ थोड़ा हाँ। ब्रश अप हो गया। मैं हाँ जी सर। मेरे को पता था ये सब, ओके सर, ओके। तो थोड़ा ब्रश अप भी हो गया है। जी। ठीक है, तो बहुत ये बढ़िया हमारे, लगा। थैंक यू सर। तो ये बहुत ज़रूरी था हमें ब्रशअप करना, क्योंकि अब धीरे धीरे इसी के बेस पे हम डेवलप करेंगे अपनी साइबर हाँ सिक्योरिटी को, हाँ हाँ, आगे का चीज। आगे का पूरा सर। तो नेक्स्ट सेशन जो हम कल करेंगे उसके अंदर हम इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर थोड़ा सा जाएंगे, लेयर्स के बारे में समझेंगे कि कौन सा लेयर किस तरह क्या काम कर रहा है, क्योंकि जो हैकर होता है वो लेयर पे ही अटैक करता है। ये तो हार्डवेयर लग गया, इसके इसके बारे में जानना या ना जानना इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट आगे जो लेयर के बारे में कि हर लेयर के अंदर क्या क्या उस क्या हो गया है? क्या काम करता है, क्या प्रोटोकॉल चल रहा है, और उस प्रोटोकॉल में क्या क्या वीकनेसेस हैं, इनके हम्म, बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे, ताकि हम आगे चल के अपना साइबर सिक्योरिटी का बेस बना सकें। ठीक। राइट सर। तो कल मिले ठीक। वेनसडे को, सॉरी वेनसडे को हम 7 बजे मिलेंगे, है ना सर? ठीक। ठीक है। राइट सर। एंड सर ओ, ये 11 तारीख को पेमेंट हो जाएगा ना सर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो मैं से 2-3 बार पूछ लिया, मैंने कहा नहीं सर ने बोला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। वो 11 तारीख को कर देंगे। अच्छा, ये जो हार्डवेयर का जो आज ये क्या जो आज लेसन हुआ है, थोड़ा हाँ, बहुत मेरे को ये सेंड कर दीजिएगा ये। मैं आपको ये वीडियो सेंड कर देता हूँ ना सर। ठीक है। हाँ, ठीक है सर। हम्म। आपको ये वीडियो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और हम्म। हाँ, मैं आपको सेंड करूंगा, आपको मैं यूट्यूब पर डाल के आपको लिंक भेज दूंगा, आप लाइफ लॉन्ग आपके पास ये वाली क्लास की वीडियो रहेगी, ठीक है सर? ठीक है, ठीक है, ठीक है। राइट सर। गुड नाइट सर, ठीक बाय। है। थैंक यू।